आप सभी को नमस्कार। नव वर्ष 2026 की शुभकामनाओं, मंगल से कामनाओं के साथ मैं उमेश कुमार प्रजापति उर्फ फलक आज के इस अंतर्राष्ट्रीय जो 2026 का यह हमारा पहला आभासी आयोजन है। इस अवसर पर हमारे इस आभासी मंच रिपोर्टिंग पर कर सकते हैं। मेरे साथी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का हृदय के अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप सभी को पता है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम, जो मूल रूप से हिंदी भाषा में उपलब्ध है, उसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम कई तरह के आभासी आयोजन इस आभासी पटल के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें एक हमारी बुधवारी अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यशाला होती है, उसी के समानांतर दो अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखलाएं आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय के मार्गदर्शन में उनकी व्याख्यान के अंतर्गत हम लोग लगातार चला रहे हैं। और वह जो दो श्रृंखलाएं हैं, वह उसमें से पहली जो श्रृंखला है पूर्णवासी के दिन, प्रत्येक पूर्णवासी के दिन शाम को 6 बजे आयोजित करते हैं, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भाषा चिंतन की भारतीय परंपरा पर विशेष रूप से आयोजित की जाती है। और दूसरी हमारी श्रृंखला है जो प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भारतीय शब्द यात्रा पर हम लोग आयोजित करते हैं। और पिछले सप्ताह ही अंतिम शनिवार को हमने वो श्रृंखला आयोजित की थी। और आज नव वर्ष पर भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भाषा चिंतन की भारतीय परंपरा की 8वीं श्रृंखला और इस वर्ष की पहली श्रृंखला वैदिक साहित्य में शब्द ब्रह्म की अवधारणा विषय पर हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और इस अवसर पर हम सभी की ज्ञान चेतना को जगाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, जिनके लगातार मार्गदर्शन में हम इन तमाम श्रृंखलाओं का आयोजन कर रहे हैं, आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय, आप अध्यक्ष विश्व ज्ञानपीठ प्रयागराज एवं पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भोपाल, सर जुड़े हुए हैं। मैं सर का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इसी क्रम में जिनके लगातार मार्गदर्शन, जिनकी प्रेरणा से हम इन आभासी कार्यक्रमों का सुफल आयोजन कर रहे हैं, डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय, सर का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज इस कार्यक्रम की संचालिका के बतौर, चूंकि जो जिनका नाम मैं लेने जा रहा हूं हमारे पटल से कई दिनों से जुड़ रही हैं, लेकिन अभी तक श्रोता के रूप में जुड़ रही थी, आज पहली बार इस कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला की संचालन करेंगी, उदयपुर से जुड़ी हुई हैं क्षिप्रा चौबीसा मैम। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आज के इस अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला की आप संचालन करें। बहुत बहुत आभार आपका। मैं क्षिप्रा चौबीसा मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से शोधार्थी हूँ, हिंदी विभाग से, और मैं वर्तमान समय में ऐश्वर्या कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर का कार्यरत हूँ। और मैं आपके आज भारतीय ज्ञान प्रणाली, भारतीय चिंतन, भारतीय परंपरा अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला 8 की मंच संचालिका हूँ। और भाषा प्रौद्योगिकी कार्यशाला श्रृंखला के अंतर्गत आज पूर्णमासी के दिन का आयोजन है वैदिक साहित्य में शब्द ब्रह्म की अवधारणा, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सी जयशंकर बाबू हैं और आमंत्रित वक्ता है श्री त्रिभुवननाथ शुक्ल आचार्य सर। और उसके पहले में और पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष है हिंदी एवं भाषा विज्ञान विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश से। और इन्होंने पूर्व निदेशक मार्च 2010 से 2015 तक साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश में संस्कृत परिषद में भी कार्यरत रहे। इनकी विशेष ज्ञाता है भाषा विज्ञान में सामाजिक विज्ञान, कोश विज्ञान, आर्य विज्ञान, अनुवाद, व्याकरण, शैली विज्ञान, मध्यकालीन काव्य, तुलसीदास, वैदिक साहित्य, संस्कृत काव्य, कालिदास एवं व्याकरण, और हेमचंद्र शब्दानुशासन। और इन्होंने संपादक किया है साक्षात्कार भोपाल 2010 से 2015 तक हिंदी अनुशीलन प्रकाशित ग्रंथ इनके हैं रामचरितमानस के शब्दों का अर्थ तात्विक अध्ययन, मध्यकालीन कविता पाठ, विद्यापति अनुबंध और रंग सप्तक एवं उत्तिष्ठ भारत नाटक आदि कई इनकी रचनाएं प्रकाशित हैं। और आज और सर मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ आज के कार्यक्रम के लिए। उससे पहले सर मैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके
भाले वाल विदुर्गले च गरलम यशोरसी व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम् श्रीशंकरः पातु माम् रत्नाकराधौतपदाम् हिमालये किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम वंदे भारत मातरम। आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सी जयशंकर बाबू जी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग पांडिचेरी विश्वविद्यालय पांडिचेरी, जिनकी सतत साधना से राष्ट्र को भारतीय विद्या परंपरा के अनेक अनुषंगों पर संवाद पूरे देश और विश्व को मिल रहा है। उनकी साधना अभिनंदनीय है और इस कार्यक्रम को संयोजित करने वाले भाई उमेश कुमार जी, जो विश्व ज्ञानपीठ प्रयागराज के प्रचार मंत्री भी हैं, बहुत ही मेहनत लगन और साधना से इस कार्यक्रम को संयोजित कर रहे हैं। सुदूर देश से जुड़ी हुई सांद्रा जी, मेरे अग्रज हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान भाई हरिशंकर जी, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी बंधु भगनी। आज का विषय वैदिक साहित्य में, वैदिक चिंतन में शब्द ब्रह्म पर केंद्रित है। मैं इस विषय पर जब विचार कर रहा था, इस विषय को देख रहा हूं मैं कई वर्षों से, तो कल मेरे मन में विचार आया कि हम सबको मिलकर वैदिक साहित्य में भाषा संबंधी विभिन्न संदर्भों के जो सूत्र, जो विचार हैं, जो आधुनिक भाषा विज्ञान के मूल अधिष्ठान हैं, इन पर अलग अलग पाठ्यक्रम संबंधी पुस्तकें होनी चाहिए। और अब सभी विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषा विज्ञान, जो वैदिक ज्ञान पर विशेषतः आधारित है, उसका अध्ययन अध्यापन होना चाहिए। तभी हमारी पीढ़ी यह समझ पाएगी कि हमारे पास हमारे तमाम शास्त्र विभिन्न विषयों के आतताइयों द्वारा जला दिए जाने के बाद भी आज हमारे पास बहुत कुछ सुरक्षित है। मैं तो कहता हूं कि अगर केवल वेद का सन्नासदी सूत्र और केवल गीता को भी आधार बना करके सोचा जाए, तो ज्ञान विज्ञान के तमाम पक्ष हमारे सामने हैं, जिनकी आज विश्व को आवश्यकता है और जिन्हें देने में केवल भारतीय साधक
सक्षम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विश्व के अन्य लोग सक्षम नहीं है, मगर पूरी तरह से सक्षम इसलिए नहीं है कि वे केवल अनुवाद के माध्यम से अध्ययन कर लेने के बाद जब तक पूरी तरह से भारतीय विद्या परंपरा से स्नात नहीं हो जाते, परिचित नहीं हो जाते यहाँ की संस्कृति से, तो वे उस तरह की व्याख्या नहीं कर सकते। और इसीलिए पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा जो व्याख्या की गई है वह आज संदिग्ध है। तो आज मैं बात कर रहा हूं, आप सबको स्मरण होगा कि मैंने अपने एक व्याख्यान में यह संकेत किया था और पूरा विस्तार से नामोल्लेख किया था कि वाक्य के 57 पर्याय वैदिक साहित्य में हमें मिलते हैं। मगर आज का विषय अलग है। हमारे विद्वानों में, आगे मैं इसकी चर्चा विस्तार से करूंगा, कि वाग ब्रह्म और शब्द ब्रह्म एक ही मान लिया जाता है, एक नहीं है मित्रों। यह बहुत ही सोच समझ करके, बहुत से आधार को ग्रहण करके मैं यह बात कह रहा हूं, आगे से स्पष्ट करूंगा। और जब शब्द ब्रह्म की बात हो तो शिव का संदर्भ ना आए, सरस्वती का संदर्भ ना आए, जहां से कि शब्द ब्रह्म की यात्रा प्रारंभ होती है, यह कैसे संभव है। तो मैं भी वाग देवी से इस बात को प्रारंभ करना चाहूंगा। और जब वाग देवी से बात प्रारंभ करूं तो मैं आपको बता दूं कि सरस्वती के 91 पर्याय, एक नहीं 91, 91 वेदों में मिलते हैं। इससे आप अनुमान कर सकते हैं, इस पर 91 की व्याख्या मैंने की है, वो प्रकाशित है, कि कितना विस्तार है हमारे ज्ञान का। ये 91 की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, 91 की संख्या में जो विस्तार आया है सरस्वती का, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो सरस्वती तो चतुष्पाद ब्रह्म की ब्रह्माणी या ब्राह्मी या पुत्री या चतुर्मुख ब्रह्म की पुत्री या पत्नी है। पर ये मैं या लगा के इसलिए कर रहा हूं कि इन रूपों में माना जा गया है। पर जिसे त्रिशस्था, सप्त धातु, पंचजना नाम से पुकारा गया है। वेदों में पंचजना शब्द आता है, पंचजना नाम से पुकारा गया है। यह सरस्वती की माता, नानी या परनानी आदि है। यह वाक या वाग ब्रह्म या आत्मीय वाक या आध्यात्मिक शब्द ब्रह्म है। इसका वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है ऋग्वेद के 8, 100, 9 और 10 में। मतलब 8वें मंडल के 100वें सूक्त के 9 और 10 में इसका वर्णन किया गया है। केवल 9 और 10 इन दो मंत्रों का उल्लेख करूंगा, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ संवाद करना चाहूंगा। यद्वाग वदयति विचेतनानि राष्ट्रीय देवानां
निषाद मंद्रा चतुस्रः ऊर्जम दुहते पयांसी की सरस्वती और उसकी पूर्व की परंपरा। तो एक मंत्र का उल्लेख कर रहा था कि यद वाग वदत्य विचेततानि राष्ट्रीय देवानाम निषाद मंद्रा चतस्रम ऊर्जम दुहते पयांसी कस्तित दस्या परमम जगाम। ये 9वां मंत्र है 8वें मंडल का। 10वां मंत्र है देवी वाच मजनयंत देवास्ताम विश्वरूपा पशो वदंती सा नो मंद्रेश ऊर्जा दुहाना धेनुर वागस्मानुक सुष्टतैतु। तृतीय मंत्र का अर्थ तो बृहदारण्यक ने साफ किया, क्योंकि वेदों का अर्थ परंपरा से ही जाना जा सकता है। उसका जो आगे विस्तार किया गया उपनिषदों आदि में, उनके माध्यम से ही जा सकता है। जो केवल शब्द का अर्थ सामान्य अर्थ पकड़ करके चलते हैं और वह भी लौकिक संस्कृत के साक्ष्य पर, वे वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो मैं उल्लेख इसीलिए कर रहा हूं कि बृहदारण्यक ने इसका अर्थ साफ किया और वहां कहा गया बृहदारण्यक में कि वाचम धेनु मुपाशित, और उसको वसठकारस्य इत्यादि रूपों में देखा गया है। इससे स्पष्ट है कि जो वाग धेनु के 4 स्तन अर्थात 4 पाद हैं, वे इसके प्रतिनिधि हैं। मैं यही एक संकेत करना चाहूंगा, और पहले भी संकेत किया था इस बात का, कि हमारा जो भाषा चिंतन है, जहां भी और जिस माध्यम से हम इसके गहराई में पहुंचते हैं, वहां संख्या का उल्लेख होता है, संख्यात्मक है। मैं इसलिए इसका उल्लेख करना चाह रहा हूं और चाहूंगा कि जहां भी देखिए, और इसी कारण से संस्कृत सर्वाधिक उपयुक्त भाषा है कंप्यूटर के लिए, क्योंकि इस गणना पे चलती है, और गणना पर ज्योतिष विज्ञान भी चलता है, गणना पर गणित भी चलती है, गणना से ही कंप्यूटर का भी संचालन होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, और उस गणना के माध्यम से हम सभी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। इधर हमारा ध्यान जाना चाहिए। एक और संकेत इसी के साथ करना चाहता हूं कि आप सूरदास के पदों को देखिए, कहीं न कहीं उसी परंपरा से जुड़े हुए दिखाई देते हैं कि संख्याओं के माध्यम से ही हम उनको, हरि के अनेक अर्थों को जान सकते हैं। नक्षत्रों को, तमाम वर्णन जो उनके कूट पद हैं, वे इसी परंपरा से अनुस्यूत होते हैं। इसलिए कूट पदों का अर्थ आज भी जान पाना संभव नहीं हो सका है। 126 शब्द उसमें ऐसे हैं जिनका अर्थ निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है।
और जब मैं 126 शब्द आपसे कह रहा हूं तो सूर सागर पर काम करते हुए डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 150 शब्द दिए थे मुझे, जिसमें मैं 25 का अर्थ निकाल पाया, 24 का, और 126 का अभी तक उस पर काम नहीं कर सका। काम करना है, और वो सभी इसी गणना पर आधारित है। तो इसलिए मैंने एक हिंदी का उदाहरण आपके सामने रखा, और इसमें इसके जो 4 स्तन है या 4 पाद इसके प्रतिनिधि है, क्योंकि सीधे अभिधार्थ में नहीं होता। इसकी जो कोनोटेटिंग और डिनोटेटिंग मीनिंग है उसके माध्यम से ही हम जान सकते हैं इस शब्द ब्रह्म को। इसके प्रथम 3 पादों में मंद्र या तूष्ण, अंश, उपांश ध्वनि में प्रयुक्त करने की सामर्थ्य है इनके शब्दों में। ये पारिभाषिक शब्द हैं, इनकी चर्चा स्वन विज्ञान के समय मैंने की थी। ऐसी वाग्धेनु, वाक रूपी धेनु, जो उपलब्ध है वह हमसे सुंदरतम या प्रस्तूयमान होती हुई हमारी वाणी को अभिव्यक्त करती है, अभिव्यक्ति देती है। इसी प्रकार प्रथम मंत्र का अर्थ भी इसी सरणी में रचा गया है कि जिस वाणी का प्रयोग बोलते समय किया जाता है वह प्रथम 3 पाद अभिज्ञात, अभिचेतनानी रहती हैं, ऐसा कहा गया है बृहदारण्यक में। और वह देवी रूप में देवताओं की राष्ट्रीय रूप में सृष्टि का मूल आधार मानी गई है। मूल आधार क्यों मानी गई है कि इसकी 4 जो शक्तियां हैं, चतुष्पदी जो शक्तियां हैं, वह दूध की तरह दुहती रहती है। इसीलिए जब हम व्यास की बात करते हैं तो नाम आख्यात निपात की, वहां भी वो इसी 4 की बात है। वह 4 प्रकार की शक्तियों का दोहन करती है। ये 4 शक्तियां चतुष्पदीय शक्तियों के रूप में जानी जाती हैं। यह तो स्वयं शब्द ब्रह्म है। गीता ने ब्रह्म की सत्ता के बारे में 2 श्लोक प्रस्तुत किए हैं। गीता में 2 श्लोक मिलते हैं जिसमें शब्द ब्रह्म की चर्चा आती है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वापि गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, कि कौन इसको देख पाता है। फिर दूसरा श्लोक है, ये 15वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक है। 11वां श्लोक जो है, यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्तात्मन नवस्थितम यतन्तो अप्यकृतात्मनो नैनम पश्यन्त चेतसः अन्य चेतसः। ठीक इसी प्रकार से ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71:4-5 में कहा गया है, और इसको बहुत कोट किया जाता है। जो मैं इस मंत्र का उल्लेख करने जा रहा हूं, उतत्वः पश्यन् ददर्श वाचम
मुतत्वः शृण्वत्तेनाम उतो तस्मै तन्नं विशस्रे जाये पत्या उसती सुवासः। उतत्वं सख्ये स्थिर पीतमाहु नैन्यम हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु अधन्यवाचरति मायवेश वाचम शुश्रूषा अफलाम पुष्पाम। अब दोनों ग्रंथों के पाठों में अंतर इतना है, मतलब गीता में और ऋग्वेद में केवल इतना अंतर है कि गीता उसे ब्रह्म या पुरुष या अहम पद कहती है, तो ऋग्वेद उसे वाक या वाग ब्रह्म या शब्द ब्रह्म के नाम से पुकारता है। ऋग्वेद की प्रतिपत्ति है कि कोई उस वाग ब्रह्म को देखते हुए भी नहीं देखता। ये बड़ा महत्वपूर्ण संकेत है। जब आप कक्षा में पढ़ाते हैं, 100 विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी में आपके व्याख्यान के सार को ग्रहण 25 या 30% विद्यार्थी ही कर पाते हैं। क्यों? कि वे सुनते हुए भी नहीं सुनते, लग तो रहा है सुन रहे मन नहीं सुनते। वही बात यहाँ कही गई है कि यह वाणी किसको प्राप्त होती है, यह सरस्वती, यह वाग ब्रह्म किसको प्राप्त होता है? जो ऋग्वेद कहता है कि कोई उस वाग ब्रह्म को देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता, जो उसकी खोज में लगन में रहता है, उसके सामने वह वाग ब्रह्मणी पत्नी रूप में सुंदर वस्त्र धारण करके प्रकट हो जाती है। जो व्यक्ति उस वाग ब्रह्मणी की सख्यतया माने उसकी एकदम सखा भाव के रूप में हो जाता है, उसके सामने वह प्रकट होती है। जो वेदों में निहित वाग ब्रह्म या वाग ब्रह्मणी की व्याख्या रूप यज्ञ रूप विकासों के रूप में समझाया गया है, उसके पीछे यही भाव है। यह वागधेनु की खोज वैदिक ऋचाओं के निर्माण में हमारे ऋषियों मुनियों ने अनेक प्रकार से की है और इसकी बड़ी व्याख्या हमें वेदों में मिलती है। और इसका विस्तार आगे चल करके इतिहास के निरुक्त में, भर्तृहरि के वाक्पदीयम में, महाभाष्य में मिलते ही, और अष्टाध्यायी में तो इसका संकेत मिलता है। मगर इसके बारे में जो एक बड़ा अच्छा उदाहरण मिलता है वह मैं आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहूंगा। और अच्छा माने इस अर्थ में कि यह बड़ा उपयोगी है। चाहे हम संवाद कर रहे हों किसी से या कक्षा में व्याख्यान दे रहे हैं, तो वहां कहा गया कैसे हमें बोलना चाहिए। तो कहा कि सक्तमिव तितुना पुनंतो यत्र धीरा वाच मक्रत अत्र सखाया सख्यानि जानते भद्रेशाम लक्ष्मी नीताथी वाची। कह रहे हैं कि जैसे सत्तू को चलनी में चाला जाता है, तब वो स्वच्छ होता है, खाने के योग्य होता है। ऐसे ही वाणी को छान करके बोलना चाहिए।
माने पवित्र वाचा, वाणी को पवित्र करके बोलना चाहिए, शुद्ध करके बोलना चाहिए, यह संकेत किया गया है। अतः प्रत्येक तत्व के निर्णय और प्रत्येक ऋचा के निर्माण में सारी सभा को इसका पालन करने का संकेत ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71-8 में किया गया है। कहते हैं कि हमारे सभासद जितने हैं वे इस तत्व का पालन करें। किस तत्व का? सक्तमिव तितूना पुनंतो। जैसे चलनी में सत्तू को चाल करके, सत्तू जानते हैं ना सब, सत्तू जो गर्मियों में खाया जाता है। जी 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 सर जी। हाँ हाँ, तो उसको चाला जाता है, क्या कि उसका जो उसमें जो खुरदुरा चीजें हैं, भूसी आदि, वो निकल जाए। तो कहा कि ऐसे ही अस्वाद्य अनपेक्ष जो तत्व हैं उनको हटा दीजिए, उसके बाद वाणी का प्रयोग करिए। तो कहते हैं कि हमारे सभा में जितने मुनि हैं वे साधारण कोटि के व्यक्ति नहीं हैं, उनके प्रत्येक ज्ञान चक्षु वाला बहुश्रुत होता रहता है, लाभान्वित होता रहता है, इसलिए इन्हें इस प्रकार की वाणी का प्रयोग करना चाहिए। और कहा कि अक्षणवंत कर्णवंत, मतलब जो आंख को और कानों को दोनों को प्रिय हो और वे प्रतिभा की उड़ान में एक दूसरे के असम या उससे आगे बढ़ करके होते हैं। माने प्रत्येक जो जितना पराकोटि को प्राप्त है उतनी ही स्वच्छ वाचा का प्रयोग करता है, वाक का प्रयोग करता है। उनमें से कोई अगर इस प्रकार का नहीं करता प्रयोग, तो उसे उस सभासद का मान्य होना अस्वीकार कर दिया जाता है। और जो लोग उस सभा कर छोड़कर चले जाते थे उनकी सम्मति को वेदों में स्थान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो जो मानक निर्धारित किया गया भाषा का, उसका वे प्रयोग करने में अक्षम पाए गए। कहने का तात्पर्य है कि ये जो ब्रह्म ज्ञान की बड़ी गंभीर और सूक्ष्म और उतनी ही पारदर्शी चेतना है, उसका अनुप्रयोग बार बार करने के लिए निर्देशित किया गया है। और उस ब्रह्म ज्ञान को पुण्य पुनीत माना गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71-6 सूत्र में कहा गया है कि यस्तित्याज सचिविदम सखाय न तस्य वाच्याभि भागो अस्ति यदि शृणोत्यलकम शृणोति नहीं प्रवेद सुकृतस्य पंथान। उस ब्रह्म ज्ञान विषयक वाणी के विलास को शब्द ब्रह्म की व्याख्या में वेदों को कोई तो ऋचाओं का भंडार समझता है और कोई छंदों गीतों की गायत्री के पद के रूप में पुरुष की स्तुतियां गाता है, कोई उसमें
विद्याओं के भंडार, ब्रह्म ज्ञान का सागर मान करके उसकी उपासना करता है। कोई उनके मंत्रों द्वारा यज्ञ के विधान में जुटकर उस ब्रह्म से सृष्टि विकास के ज्ञान का अनुभव प्राप्त करता है। मतलब उसका एक प्रयोजन नहीं है, उसके बहुविध प्रयोजन है वाक के, शब्द ब्रह्म के। इस प्रकार वाक और वेद दोनों भारतीय तत्वविदों के लिए सदैव अनुकरणीय रहे। ये दोनों हमारी कामधेनु है। वाग्धेनु के 4 स्तन स्वाहा, स्वधा, हंतकार, वसटकार तो हैं ही। वेदों के 4 स्तन ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। ऋग, यजु, सामा, अथर्व, ऐसा विधान किया गया है। एक के बिना दूसरे का ज्ञान हमें संभव नहीं है। इसीलिए बार बार यह कहा गया कि यह परंपरा आनुपूर्वी क्रम से सदैव आगे बढ़ती रही है। उसी वेद से ब्रह्म ज्ञान संभव है, शब्द ब्रह्म का ज्ञान संभव है। उसी वेद से देव स्वरूप तत्व ब्रह्म ज्ञान के आधार पर बने उस वेद की वाक में वैदिक वाग्धेनु, ब्राह्मी वाग्धेनु दोनों का तादात मिलता है। देवता तत्वों में सर्वप्रथम वाग ब्रह्मणी रूप वाग्धेनु का ही विकास बृहस्पति रूप शब्द ब्रह्म में होता है। शब्द ब्रह्म को बृहस्पति कहा गया है। बृहस्पति कौन थे? देवताओं के गुरु थे। जो सब देवताओं का गुरु है या श्रेष्ठ है, गुहा का वासी है, चिंतक है, भाषा का मर्मज्ञ है, वह बृहस्पति। उसके बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71:1 में कहा गया है कि बृहस्पति प्रथमम वाचो, मतलब पहली वाच। और एक और संदर्भ आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जब बृहस्पति व्याकरण पढ़ने के लिए गए तो दिव्य वस्त्र सहस्त्रम जातम, अनेक दिव्य सहस्त्र वस्त्र बीत गए। उस बृहस्पति के बारे में कहा गया है कि बृहस्पति नहीं, इंद्र के बारे में कहा गया दिव्य वस्त्र सहस्त्रम जातम। जब इंद्र बृहस्पति से व्याकरण पढ़ने गए तो अनेक दिव्य वस्त्र बीत गए, दिव्य वर्ष बीत गए, मगर वह व्याकरण का ज्ञान पूरा नहीं हुआ। उन बृहस्पति के बारे में संकेत किया गया है कि बृहस्पति प्रथमम वाचो। प्रथम वाचा किसकी है? बृहस्पति की है। अग्रम यत् प्रेरितम नामधेयम दधानः यदेषां श्रेष्ठम यदि प्रमासीत प्रेरणा तदेषां निहितम गुहावी। वाग ब्रह्मणी या कामधेनु का सूक्त इसी मंत्र से प्रारंभ होता है। बृहस्पति के माने बृहताम वाचाम पति बृहस्पति। बृहस्पति कौन है? बृहताम वाचाम पति बृहस्पति, यह व्युत्पत्ति है बृहस्पति की। उसी रूप में यह सर्वप्रथम नाम मात्र में तुषणीम ध्वनि को धारण करते हुए प्रादुर्भूत हुआ है और यह सर्वोच्च श्रेणी में स्वीकार किया गया है हमारे भारतीय चिंतन में। और वाक को इसीलिए प्रजापति कहा गया है। वाग वही प्रजापति, प्रजापति पद वाक के लिए किया गया है। और यह शतपथ ब्राह्मण के 4:1-5-6 में कहा गया है। अतः इसके बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 114:8 में लिखा है कि इसके 15,000 उक्त है, माने उक्त माने प्रशंसा। इसकी 15,000 बार
प्रशंसा की गई, माने इसके स्वरूप को 15,000 बार स्पष्ट किया गया है, मतलब अनेक प्रकार से स्पष्ट किया गया है कि जहां जहां ब्रह्म का प्रवेश या सत्ता है वहां सर्वत्र वाक रूप, वहां सर्वत्र वाक विद्यमान है। मतलब वाक और ब्रह्म, वाक ब्रह्म और शब्द ब्रह्म, दो सत्ताएं चल रही हैं जिनका आगे हम विचार करेंगे कि कैसे कैसे ये एक है। यह वही वाग्धेनु है जिसके स्वाहा स्वधा आदि 4 स्तर हैं। जैसा कि पहले कहा गया है कि यह वाक कैसी है, अघन्या है। उक्त वाग्धेनु को भौतिक रूप से वत्स के साथ वर्णित किया गया है। तब उस गौ या अघन्या, अघन्या माने जिसकी हत्या नहीं की जा सकती है, इसीलिए हमारी परंपरा में गो रक्षा के लिए अनेक आंदोलन हुए, अनेक महापुरुषों ने इस आंदोलन में अपनी जान गंवाई और अनेक आस्थावानों की जानें गई। इसीलिए क्योंकि हमारी परंपरा में इस गो को अघन्या माना गया है। अघन्या माने अहंतव्या, तो व्युत्पत्ति से ठीक जचता है कि इसका वास्तविक रूप है अहिंसा, अहिंसिका, माने जिसकी हत्या नहीं की जा सकती, नहीं करनी चाहिए। अमर धेनु है, यह त्रिपादामृत स्वरूपी है, सर्वभूत रहित रसतत्व है, इसीलिए अहिंसक नाम भी गौ है, इसीलिए अहिंसक नाम गौ है। तो ये जो प्रतीक लिया गया है गौ का ब्रह्म के शब्द ब्रह्म के रूप में, यह अद्भुत व्याख्या है और इसीलिए इसको वैदिकों ने इस वाग्धेनु को गौ गौरी वाग ब्रह्म के रूप में विस्तार से विवेचित किया है। और वही कहा कि वाग वै गी यजुर्वेद में 1568 में, वाग वै धेनु, वाग वै सबली तांडव में, तांडव में 21 नहीं, तांडव में 21:3:1 में, वाग सरस्वती ऐतरेय ब्राह्मण में 3:1 में, वाग छंद, वाग वै सोम क्रयणी सतपथ ब्राह्मण में, वाग वै सिनी वाली। अब ये सिनी वाली, इसका प्रयोग देखिए कामानी में भी मिलता है। और वाग सावित्री, ऐसे अनेक नाम, वाग वै बृहति, मतलब 200 रूपों में इस वाग की या वाग ब्रह्म की बात कही गई है। ये 200 रूप जो हैं वे सभी वाग ब्रह्म के विधात्री सूत्र हैं, माने वाग ब्रह्म की व्याख्या इनके माध्यम से होती है। मगर जितना अभी कहा गया, वाग संवत्सर भी कहा गया है, ऐसे बताया कि ये 200 के करीब संख्या बैठती है। इतना सब कह सुनने के पश्चात इन सब के विस्तार की चर्चा जो की गई है, वाक के वास्तविक स्वरूप के बारे में अभी तक विद्वानों में एक बहुत बड़ा भ्रम है। अभी भ्रम बना हुआ है। क्या भ्रम बना हुआ है? कि वाग ब्रह्म, जो वाग ब्रह्म है वही शब्द ब्रह्म भी है, मगर ऐसा नहीं है। मैं इन सारे संदर्भों को बहुत बारीकी से देखते हुए, उस पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वाग ब्रह्म शब्द ब्रह्म नहीं है। वाग ब्रह्म वही नहीं है जो शब्द ब्रह्म है। वाक नाम केवल प्रकाशमय प्रवाह या व्याप्ति का है। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि
वाक नाम केवल प्रकाशमय प्रवाह या व्याप्ति का है, तो आपका ध्यान वहां जाना चाहिए जहां मैंने कहा कि वाग वै धेनु, वाग वै सबली, वाग वै सावित्री, ये जो 200 बार के लगभग कहा गया है, तो वही उसका विस्तार है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वाक नाम केवल प्रकाशमय प्रवाह या व्याप्ति का है, वो सब में है। यह अग्नि नामक देवता या ब्रह्म आदि ब्रह्म का प्रकाशमय शरीर है। अग्नि इस वाक रूप सर्वतः प्रवाहमय प्रकाश शरीर के जाज्वल्यमान या प्रदीप्त आत्मा है। ये दोनों एक अभिन्न आत्मा होकर इस अखिल अनंत कोटि ब्रह्मांड के मूल बीज बिंदु हैं। मूल बीज बिंदु है। मैं मूल बीज बिंदु इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए कि वे सारे रूपों में पाया जाता है। वाग वही इंद्र भी कहा, प्रजापति ही वाग कहा, तो इसलिए ये इसको वाग वही त्वष्टा भी कहा, तो इसलिए ये सब में व्याप्त है। तो वाक का नाम मुख भी है, वही सब देवताओं का मुख है। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि अन्य देवताओं के वाक का नाम मुख भी, जैसे मैंने कहा कि एक अर्थ मुख भी है, और यही सब देवताओं का मुख है। क्या है? वाक। वाक ही सब देवताओं का मुख है। कैसे? कि अन्य देवताओं के पास मुख है ही नहीं। कई देवताओं के पास मुख नहीं है, तो ये सब इसी वाक के मुख से ही हवि पाते हैं। आप जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, इसी वाक के मुख से ही ये पाते हैं। ये हमारा निष्कर्ष है। इसी वांग मुख की अखिल परिणामों से सृष्टि होती है। इसी में सबका आह्वान या हवन, हवन जिसे कहते हैं आप, वो जो स्वाहा कहते हैं आप, तो सु आवाहनम स्वाहा है। उस देवता का आप आवाहन करते हैं और वह इसी वाक के माध्यम से उसको हवि को प्राप्त होती है देवता को। इसलिए यह वांगमुख के अखिल परिणामों की सृष्टि होती है। इसी में सबका आह्वान या हवन होता है। उस आह्वान या हवन को अग्निरात्मा परिपाक या पाचन देकर नित्य नवीन रूपाकारों की रचना करता है। तो कहीं वो मेघ हो जाएगा, जल आदि का कारण बनेगा, सस्य को सिंचित करेगा, और अन्न वही प्राण, और वही अन्न हमारा प्राण रक्षक होता है। तो ये दोनों इस प्रकार, ये दोनों को हम अलग अलग माने। अग्नि भी त्रिविध है, लोहित है, शुक्ल है, किस रूप में है, इसलिए अग्नि को त्रिविध कहा गया है। और आप ये देखिए कि अग्नि शब्द ये जो है, यह विश्ववांग्मय का पहला शब्द है, क्योंकि ऋग्वेद का पहला है अग्नि मीणे पुरोहितम, अग्नि ही है ये। तो शब्द ब्रह्म दूसरी वस्तु है और वाग ब्रह्म दूसरी है। जब आदि ब्रह्म विकसित होकर उत्तरार्ध के स्रोत रूप में, उत्तरार्ध माने वक्ता के स्रोत रूप में आकाश नामक हृदय रूप में प्रस्तुत होता है, तब इन दोनों के मेल को शब्द ब्रह्म कहते हैं। इस आख्या को समझने की जरूरत है कि जब हम वक्ता बोलता है तो वो विकसित होती है उसकी ध्वनि। कहाँ? किसके माध्यम से? आकाश के माध्यम से। और बाद में उत्तरार्ध माने बाद में वो हमारे स्रोत के माध्यम से, माने कर्णों के माध्यम से आकाश नामक हृदय के रूप में प्रस्तुत होती है।
और वहीं इन दोनों का मेल होता है और वही कहलाता है शब्द ब्रह्म। ओम के माने श्रवण शक्ति रूपम, वो श्रवण शक्ति रूप है जब हम ओम कहते हैं। जो तत्व सर्वतः श्रवण शक्ति रूप है उसका नाम स्रोत है। और इस श्रवण शक्ति रूप तत्व के शरीर में दिक् या सर दिक् प्रवाही शब्द रूप आत्मा का निवास होता है। इसलिए हमें यह मानना चाहिए कि शब्द ब्रह्म का प्राचीन औपनिषदिक नाम सौवरः प्रातिशुल्काः है। इसका प्राचीन नाम है सौवरः प्रातिशुल्का, जिसे हम शब्द ब्रह्म के रूप में जानते हैं। तो ये शब्द ब्रह्म, वाग ब्रह्म, ये दोनों अलग अलग हैं। अब इसमें कितना सूक्ष्म अंतर है। जैसा कि मैंने कहा कि जब हम बोलते हैं हम स्रोत के माध्यम, श्रवण के माध्यम से ग्रहण करते हैं। जो उत्तरार्ध माने जो श्रोता है वह उसको ग्रहण करता है। इस प्रकार से शब्द ब्रह्म की जो मूल अवधारणा है वह हमारे वैदिक साहित्य में और आगे चलकर उसका विस्तार ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यकों में, उपनिषदों में और आगे के साहित्य में भी होता है। जैसा कि मैंने एक कामानी का उदाहरण दिया कि सीनी वाली शब्द वहां भी प्रयुक्त होता है, ऐसे तमाम वैदिक शब्द कामानी में प्रयुक्त हुए हैं। और इसका विस्तार हमारे पूरे भारतीय साहित्य में, चाहे वो कोई भी भारतीय साहित्य हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, वह परंपरा सभी में अनुस्यूत दिखाई पड़ती है। यह विषय थोड़ा सा बहुत गूढ़ है, मगर हमें यही समझना चाहिए कि ये जो वाक तत्व है वह प्रकाशमय है और शब्द ब्रह्म, जैसा कि मैंने कहा, उसी का दूसरा स्वरूप है। मगर दोनों में अपृथक तादात्म्य संबंध है, फिर भी दोनों की सत्ता अलग अलग है। अपृथक तादात्म्य संबंध माने जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, उन्हें अपृथक तादात्म्य संबंध कहा गया है। मगर दोनों की सत्ता अलग अलग है, ये हमें जानना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इस अत्यंत गूढ़ चिंतन को आपने बड़े मनोयोग पूर्वक सुना। और विशेषकर इसमें हमारे अग्रज प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र, प्रोफेसर कृष्ण मुरारी मिश्र अलीगढ़ से, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष रहे, ऐसे बड़े बड़े विद्वान हमारे अग्रज और लघु भ्राता भी कई जुड़े हुए आज मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे आप सबके सामने यह सब कहने में अत्यंत गौरव का अनुभव हो रहा है। आप कुछ इससे पा सके, यही मेरे श्रम का परितोष होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो आप खुल करके विचार कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। जी जी, छिपरा मैम जारी रखें मैम। इस ज्ञानवर्धक व्याख्यान के माध्यम से हमने समझा कि हमारे वेदों में शब्दों को केवल ध्वनि नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। वक्ता महोदय ने जिस कुशलता से शब्दों और अर्थ के इस आध्यात्मिक मिलन को स्पष्ट किया है वह वास्तव में हम सभी के लिए एक नई चेतना जगाने वाला अनुभव रहा। और सर ने वंदे
भारत मातरम से अपने व्याख्यान को प्रारंभ किया। हमें ब्रह्म, शिव और सरस्वती का प्रादुर्भाव बताया और उन्होंने ये भी बताया कि ऋग्वेद के अंदर सरस्वती के 91 पर्याय मिलते हैं हमें, जिसके अंदर सरस्वती माँ को ब्रह्म की पुत्री, पत्नी और सप्तधातु आध्यात्मिक शब्द ब्रह्म भी कहा गया है। और 8वें और 9वें मंडल का भी इन्होंने व्याख्यान किया है और वैदिक ज्योतिष विज्ञान कंप्यूटर में गणना के माध्यम से सूरदास के पदों के ऊपर भी इन्होंने प्रकाश डाला, जिसके अंदर आचार्य हरदेव बहारी आचार्य हरदेव बहारी के 100-150 शब्दों के द्वारा जो 24 अर्थ निकले हैं, बाकी अभी 126 अर्थ अभी भी हमें निकालने हैं। ये इस पे इन्होंने अधिक प्रकाश डाला। और चतुष्पदीय शक्तियां जैसे शब्द ब्रह्म है, गीता है, ब्रह्म है, पुरुष है, अहमवद है, ऋग्वेद के अंदर इन्होंने देखते हुए भी नहीं देखता है। जैसे क्लास का जो आजकल जो हमारी शिक्षक की और बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर जैसे बालक हैं जो कहानियों कविताओं को अधिक ध्यान से नहीं सुनते, होते तो क्लास में पर वो सुनते नहीं है, इसका भी उन्होंने बहुत अच्छे से उदाहरण प्रस्तुत किया। और गो हत्या जो अहिंसक नाम है और जो और मुख्य हवि है और हवन द्वारा हमें देवताओं को आह्वान करना चाहिए, इस पर इन्होंने सबसे अच्छा प्रकाश डाला। और भारतीय दर्शन में सबसे गहरे और वैज्ञानिक सिद्धांतों में से एक है इसका सरल अर्थ, शब्द ही ईश्वर या परम सत्य है। इनकी 5 मुख्य प्रमुख स्तंभों पर इन्होंने ध्यान दिया। इस सृष्टि का आधार नाद, वाणी के 4 स्तर, ओम, मंत्रों का विज्ञान, शब्द और अर्थ का अभेद्य संबंध। और शब्द ब्रह्म की सबसे सुंदर व्याख्या आचार्य भर्तृहरि की, अनादिनिंदम ब्रह्मम शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्त अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। वह ब्रह्म है जो आदि और अंत से रहित है, जो शब्द तत्व रूप है, जो कभी नष्ट नहीं होता। वही शब्द अर्थ के रूप में परिवर्तित होकर इस संसार की रचना करता है। यानी यह सारा संसार शब्द की ही अभिव्यक्ति है। शब्द ही सत्य है, शब्द ही सार है। शब्द से जन्मा यह सारा संसार, नाद गुंजा जब शून्य के पार, ब्रह्म ही बना शब्द का आकार। अतः आपको अब जिन्हें भी आचार्य से जो भी परीक्षा क्वेश्चन प्रश्न पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। हेलो हेलो जी सर, नमस्कार सर, हाँ स्वागत सर, है। आपने नमस्कार। प्रश्न को रखें सर, आवाज आ रही है जी। हाँ, मैं एक्चुअली संजय गोस्वामी मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग अंत में जय श्री राम, राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं, इस पे मेरा एक प्रश्न था। देखिए, वैसे तो ये इस विषय से संबंधित नहीं है, मगर असंबद्ध भी नहीं है। जिज्ञासा आपकी बहुत नहीं, हाँ, अब आपकी जिज्ञासा प्रशंसनीय है। क्योंकि ब्रह्म हाँ ही हाँ, सत्य है, सुनिए तो भगवान राम भी तो जी 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 जी। देखिए, ऐसा है कि जब आप अरण्य कांड पे जाइए तो नारद जो है, ठीक है ना, नारद जब भगवान से मिलते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको श्राप दिया था, मतलब श्राप नहीं दिया था, मतलब कि उनको अपना रूप दिया था, हाँ, सौंदर्य दिया था, मगर मुख बंदर का कर दिया था। तो इससे वे जो जिस राजकन्या का वर्ण करना चाहते थे नहीं कर पाए थे, तो नारद ने श्राप दिया उनको, भगवान राम को, कि जैसे मैं नारी के वियोग में आज दुखी हुआ, वैसे आपको भी वो वियोग हो। तो नारद पहुंचे भगवान के पास कि अब देखते हैं कि देखिए, जो मैं उस समय दुखी था, आज ये भी दुखी है। तब भगवान कहते हैं कि देखो, मैंने ऐसा तब इसलिए किया था कि जैसे महतारी अपने बालकों की रक्षा करती है, वैसे मैं भक्तों की रक्षा करता हूं। अगर मैं ऐसा न करता तो तुम संसारिक मोह माया में बंध जाते। हाँ, करऊं सदा तिनका रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, ये उन्होंने कहा। तब नारद को
चेत होता है, चेतना जागती है उनकी, और वो सत्य तक पहुंच पाते हैं, और तब प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आज मैं, भगवान कहते हैं मांगो क्या मांगना है। तो उनका, प्रभु मैं एक चीज आपसे मांगना चाहता हूं कि ये जो राम नाम है यह मंत्र हो जाए। आपके तो सहस्त्र नाम है, मगर ये राम नाम जो है एक मंत्र हो जाए। तो इसलिए राम नाम ही सत्य है। सत्य माने जो त्रिकाल बाधित है, हाँ जिसकी हाँ, सत्ता कभी समाप्त न हो। ना हो, हाँ, मतलब ब्रह्म मान सकते हैं उनको, राम ब्रह्म को मान सकते, ब्रह्म ब्रह्म। ब्रह्मा। इसीलिए हाँ, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं ना मैंने ये तो पूरी पूरी परंपरा से आपको रामचरितमानस के में जो परंपरा दी है उससे समझाने की, क्यों हम राम राम कहते हैं, दूसरा नाम क्यों नहीं कहते। वही वही चीज है कि हाँ, उसको ब्रह्म मान इसीलिए सकते हैं राम को, हाँ, ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही रा- है। हाँ, और जब हम लोग नाम भगवान देखिए, राम का राम सकल नामन माँ अधिका, राम नाम सभी नामों में अधिक है। अधिक, हाँ, और देवताओं में। इसीलिए इसीलिए आपने तो आख्यान सुना ही होगा और पढ़ा भी होगा कि जब वो बनारस के राजा को श्राप मिला कि उनका वध कर दिया जाएगा भगवान ने, तो विश्वामित्र का अपमान किया था यज्ञ का, तो वो केवल अंजना के पास गए, हनुमान जी की माँ के पास, और प्रार्थना की कि मेरे प्राण की रक्षा कीजिए। तब काशी नरेश को बचाने वाला कोई नहीं था। अंजना माँ ने हनुमान जी से कहा कि इसके प्राण की रक्षा करनी चाहिए, वचन दो, तो उन्हें वचन दे दिया। अब उन्हें क्या मालूम था कि भगवान राम को आदेश हुआ है विश्वामित्र की, विश्वामित्र ने कहा उसका वध करना है, जो मेरे यज्ञ का वो किया है, नुकसान किया है, बाधा पहुंचाई है। अब उनको भी नहीं मालूम था कि वो वो है ये राजा क्या कहते हैं, बनारस नरेश है, काशी नरेश है, ये किसी को मालूम नहीं था। मगर दोनों भगवान भी अपने गुरु की आज्ञा में, हनुमान जी अपने माता की आज्ञा में बंध गए। अब दोनों की रक्षा कैसे हो। वहां जा करके हनुमान जी ने यही कहा कि आप केवल राम नाम जपते रहिए। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जय श्री केवल तालाब में जाकर के खड़े हो गए और राम नाम जपते रहे, राम। और वाह, राम नाम जपने के कारण से उन पर किसी भी शस्त्र का असर ही नहीं हुआ। ये होता है, तब राम नाम जपने से बहुत संकट दूर होता है, ये हमने तो देखा भी आज। अब नहीं, मैं वो आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये साक्षात। तब क्या हुआ, तब भगवान राम कहते हैं कि तुम हनुमान, तुम इसे कहो कि ये मेरा नाम भजना बंद कर दे, नाम लेना बंद कर दे। वो करेगा कैसे, बोले प्रभु इसको संकट है, ये कैसे नाम नाम कर सकता है। तो राम से बड़ा भी राम का नाम है। बहुत बहुत सुंदर आपका व्याख्यान, बहुत धन्यवाद सर, आपने राम संकट। नाम सकल गुण। नामन मा अधिका, राम सकल वाह वाह, नामन मा अधिका। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद आप। जी, जितना ही महत्वपूर्ण प्रश्न था उससे ही कहीं ज्यादा संदर्भ सहित आचार्य जी ने व्याख्या रखी है। और इस संदर्भ में मुझे भी जानकारी नहीं थी, आज इसके माध्यम से मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई। बहुत बहुत आभार सर। और हमारे जो आभासी श्रोता विद्वान जुड़े हैं, मैं देख रहा हूँ कि अधिकांश शोधार्थी जुड़े हैं आज। अगर आप लोगों की कोई जिज्ञासा है विषय संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। आचार्य जी को सादर प्रणाम। मैं बिलासपुर से बोल रही हूँ आचार्य जी। जी जी, मेरा धन्यवाद। एक ये प्रश्न है सर कि मैंने अपना शोध कार्य कामायनी पे किया है, प्रसाद जी की, तो हाँ उसमें मैंने भाष्य औदात्य पे कार्य किया है। तो मैंने कार्य करते हुए देखा कि उस पे जो शब्द आए हैं वो वाक्य हाँ परंपरा के शब्द है। हाँ ऐसा मैं कार्य करते वक्त मुझे समझ में आया, मैंने कार्य किया उसी को लेके। और अभी आपके जो व्याख्यान था, आशीर्वचन था, उसमें हमने सुना कि जो सूरदास जी हैं हाँ उनकी जी, जो साहित्य है उसमें शब्द परंपरा के लिए, ब्रह्म परंपरा के लिए है कि वो भी वाक्य परंपरा से ही संबंधित है सर? हाँ बिल्कुल। देखिए क्या है कि पूरा भारतीय, शायद मैंने कहा ना, पूरा भारतीय वाङ्मय जो है जी
और सभी भाषाओं का जो साहित्य है, खासकर ये मान के चलिए कि छायावाद काल तक सभी भारतीय भाषाओं में यह परंपरा बहुत अक्षुण्ण रूप से मिलती है। अब आपने अगर आपने कामायनी पर काम किया है तो ये देखिए कि उसमें तो बहुत से वैदिक शब्द हैं, बहुत से वैदिक शब्द हैं, और जो उसी परंपरा में, उसी परंपरा के जी जी अर्थों का, भावों का वहन करते हैं। ये है जी। तो आप उस काम को तो बढ़ाइए और आगे तो बढ़ा सर सकते हैं। ये वाक्य परंपरा से संबंधित है कि वो ब्रह्म परंपरा से? नहीं नहीं नहीं, ये जी जी क्या है कि देखिए, धन्यवाद। वो परंपरा तो वही है, वाग ब्रह्म या शब्द ब्रह्म, एक अधिष्ठान है, हाँ, एक व्यापक है, वाक व्यापक है, वाक ब्रह्म। और वो कैसे शब्द ब्रह्म हुआ, इसकी मैंने व्याख्या की ना, तो वो अलग है। मगर जो अंतिम है वो तो शब्द ब्रह्म ही है, उसी की व्याप्ति, उसी की जी व्याप्ति है, उसी का विस्तार है वाक ब्रह्म। जी शब्द जी ब्रह्म का विस्तार है वाक ब्रह्म। मर जी नाभ स्थानीय या केंद्र स्थानीय है शब्द ब्रह्म। आप समझ गए? जी विस्तार जी जो है, जो जगत में व्याप्ति है, मैंने कहा ना कि वे वाग वही ब्रह्म, वाग वही अन्नम, वाग वही सृष्टि, वाग वही बृहस्पति, वाग वही सोनोवली, और वाग वही जितने, मतलब बताया ना कि 200 से अधिक वाग वही आया है। हाँ, वाग वही अन्नम, तो ये सब उसका व्यापक है, व्याप्ति है। वह उसका जो मूल स्वरूप है वो शब्द ब्रह्म। जी और धन्यवाद वही आचार्य। ब्रह्म माने जो व्यापक हो। गोस्वामी जी ने कहा है, ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज सकल अनीह अभेद, जो व्यापक है, अज है, सब जगह, सभी कालों में, सभी दिशाओं में उपलब्ध है, रहता है, विराजमान रहता है, विद्यमान रहता है, उपस्थित रहता है, वो ब्रह्म है। जी सर, जी आचार्य जी, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। जी बहुत ही सार्थक परिचर्चा चल रही है, बहुत बहुत आभार सर। और हमारे कोई सुधीजन श्रोता अगर उनकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। एक मेरा निवेदन है, अगर संभव है तो वीडियो ऑन करके प्रश्न को रखें, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव रिकॉर्डिंग कल तक या जब यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाएगी, तो आप भी जब इसको दोबारा देखेंगे तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा। और किसी का कोई प्रश्न है? जी, मुझे लग रहा है किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब निवेदन करना चाहेंगे डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर से कि आज के विषय के बारे में अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। सर, स्वागत है सर। बाबू सर, सुन पा रहे हैं आप? जी हमारे कई साथी चैट बॉक्स में यूट्यूब का लिंक मांग रहे हैं। आप भाषा प्रौद्योगिकी यूट्यूब पे सर्च करें, हिंदी में लिख के या देवनागरी लिपि में लिख के या रोमन लिपि में भी आप लिखेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। अन्यथा जब फीडबैक फॉर्म का लिंक हम उपलब्ध कराएंगे आपको, तो हमारे जितने सोशल मीडिया ग्रुप्स बने हुए हैं, हमने टेलीग्राम का लिंक, उसमें यूट्यूब का लिंक दिया है, व्हाट्सएप चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है। आप अपना फीडबैक भरते समय आप उन सभी समूहों से आप जुड़ सकते हैं आसानी से। और जब आपको आप प्रमाण पत्र मेल के माध्यम से प्राप्त होगा, तो उस समय भी आपको सारे लिंक वहां पर भी उपलब्ध हो जाएंगे, आप उनके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर, आप सुन पा रहे हैं सर? मैं एक बार पुनः सर को आमंत्रित करना चाह रही हूँ। सर, आप
डॉक्टर श्री जयशंकर बाबू सर आमंत्रित हैं। हम्म हम्म मैं संपर्क कर रहा हूं सर से, शायद नेटवर्क की समस्या होगी, अभी सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तब तक हमारे श्रोता जो जुड़े हैं, अगर कोई प्रश्न रखना चाहें तो आप एक आध प्रश्न रख सकते हैं। जी, शिव प्रसाद जी ने हाथ खड़ा किया है, आप अपने प्रश्न को रखें सर। प्रणाम सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार। सर, मैं आपके जो व्याख्यान से बहुत ही प्रभावित हुआ और मेरे लिए काफी ज्ञानवर्धक जानकारी रहा है सर। मैं ब्रह्म से संबंधित कुछ किताबें जानना चाहता हूँ जो अध्ययन के लिए और उपयोगी हो सकता है, तो आप बता सकें सर। देखिए, वाक्यपदीयम भर्तृहरि की जी जी और महाभाष्य है जी पतंजलि सर। का, ये सब मूल ग्रंथ हैं। असली मूल जी सर। ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए। जी सर। हाँ, ये अगर आप केवल भर्तृहरि का वाक्यपदीय ही पढ़ लीजिए, वाक्यपदीयम, तो ही पर्याप्त है। सर, जैसा और दर्शन में आता है कि सर जैसा कि जी शिव प्रसाद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कहें। जी सर। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि दर्शन में आता है कि ब्रह्म को जब जानने की इच्छा होती है तो कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो हाँ, सर, तो ये बात जैसे कि जो ब्रह्म को जान लिया उसने सभी को जान लिया, तो ये भी बिल्कुल सही बात कहा गया है देखिए सर। देखिए, जिज्ञासा क्या सर, है, पहले आप जिज्ञासा समझिए। जी जिज्ञासा है ज्ञातुम इच्छा इति जिज्ञासा। जी जब आपके अंदर किसी सत्य को जानने की प्रबल इच्छा हो जाए तो जिज्ञासा है। जी सर। और वो प्रबल इच्छा केवल कामना करने से नहीं होगी, केवल इच्छा करने से नहीं होगी, वो साधना सापेक्ष है। और साधना सापेक्ष के लिए होने के लिए, साधना में उन्मुख होने के लिए शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है, ज्ञान अपेक्षित है। क्योंकि ज्ञान से हमें विधि मिलेगी, ज्ञान से हमें विधि मिलेगी, और विधि, उस विधि से हम अगर उधर उन्मुख होंगे तो हमें, हमारी जो जिज्ञासा है वो पूरी हो जाएगी। जी ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा मैंने कहा। क्या करते हैं जी, शिव प्रसाद जी? सर, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में पीएचडी शोधार्थी हूँ सर। बहुत अच्छा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम सर, मुझे इतनी अच्छी जानकारी। ठीक ठीक, बहुत बहुत आशीर्वाद। जी। मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर जुड़ चुके हैं। शायद नेटवर्क की समस्या कुछ थी। सर, स्वागत है सर। उमेश जी, धन्यवाद। मैंने देखा एक प्रियम मिश्रा के नाम से एक चैट बॉक्स में एक संदेह था, तो उसको आपने पूछ लिया क्या आचार्य जी से? एक जी नहीं सवाल सर, था प्रियम चैट बॉक्स मिश्रा में, के सवाल मेरे को नहीं पास पूछा है सर। क्योंकि कट गया था मैं, तो सवाल मुझे नहीं दिख रहा है चैट बॉक्स में। एक था, यदि हाँ प्रियम मिश्रा जी, यदि आप हैं तो सवाल डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने चैट बॉक्स में देखा पहले आपका सवाल था। जी सर, सादर प्रणाम सर। मैं प्रियम मिश्रा, रिसर्च स्कॉलर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से हूँ।
सर मेरा ये प्रश्न था कि आपने अपने व्याख्यान में जो कामायनी में एक शब्द प्रयुक्त किया था, मुझे वो शब्द जानना था, क्योंकि आपने 2 बार वो स्पष्ट किया बट वो मुझे स्पष्ट नहीं हो पाया, तो मैं वही शब्द जानना चाहती थी। और सर सीनी एक और वाली, जी शीनी सर, वाली, सीनी वाली। शिनीवली, ठीक है सर, हाँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, सर जी। एक और प्रश्न है मेरा कि दर्शन जो है एक वो एक भारतीय एक एक पुस्तक है वेदज्ञ आर्य की, जी सर, रामायणी की पारिभाषिक शब्दावली। जी सर, विस्तार विस्तार के लिए उसको पढ़ सकते हैं। जी सर, जी। बस सर बहुत बहुत आभार आपका। सर दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि भारतीय दर्शन के लिए दर्शन शब्द प्रयुक्त किया गया है, तो सर वहीं पश्चिम के जो है उसके लिए फिलॉसफी शब्द यूज किया गया है। तो सर मैंने एक पुस्तक में ये पढ़ा था कि फिलॉसफी की उत्पत्ति है वो भौतिक रहस्यात्मक जिज्ञासा या कौतूहल की निवृत्ति के लिए बतलाई गई है। तो सर मैं ये दोनों शब्दों में थोड़ा सा मतलब जानना चाहती हूँ कि इन दोनों में क्या संबंध है, दोनों सर एक शब्द है या फिर भिन्न भिन्न शब्द हैं? क्या इन दोनों को देखिए, एक जी सर, देखिए ऐसा है, फिलॉसफी का अनुवाद दर्शन नहीं है और न दर्शन का अनुवाद फिलॉसफी है। जैसे ग्रामर का अनुवाद व्याकरण नहीं है, हो भी नहीं सकता। दोनों की प्रकृति अलग है। वहां वहां प्रकृति को माना, जड़ को माना गया है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ चैतन्य, जड़ में भी और चेतन में भी सब जगह चैतन्य की स्थित की गई है, मानी गई है। इसीलिए हम वनस्पतियों की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं, सबको चेतन मानते हैं। और डॉक्टर बसु ने सिद्ध ही कर दिया कि वनस्पतियां भी चैतन्य होती हैं। राग रागनियों से अब तो ये साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है कि अगर खेतों में जा करके राग रागनियां हो तो वनस्पतियां भी लहलहाती हैं, सब चैतन्य है। तो फिलॉसफी अलग है और दर्शन अलग है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आज के ये जो व्याख्यान है उससे मुझे बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। सर मेरा रिसर्च का विषय है भारतीय दर्शन के निकष पर अष्टछाप कवियों का काव्य। तो सर एक मेरी छोटी सी आपसे प्रार्थना है कि मुझे इससे संबंधित कोई पुस्तक, क्योंकि मैंने अभी इस पे रिसर्च अपना शुरू ही किया है, तो सर अगर आपके कोई संज्ञान में कोई ऐसी पुस्तक हो जो इसके लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद हो तो सर आप मुझे बताने की कृपा करें। भारतीय दर्शन कोश 6 खंडों में प्रकाशित है, जी सर, दिल्ली से शारदा प्रकाशन से। जी जी, डॉक्टर बच्चूलाल अवस्थी, अच्छा सर, उसको आप 6 नहीं 7 खंडों में प्रकाशित है, अच्छा अच्छा, जी सर, उसको आप देख सकते हैं, ये उपयोगी जी होगा। बहुत बहुत सर धन्यवाद, सादर चरण स्पर्श सर। ठीक है, जय हो जय हो। मार्गदर्शन के लिए आभार सर। मैं बाबू सर से निवेदन करूंगा कि आज इस विषय पर अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। सर आप भी, स्वागत है सर। परमादरणीय आचार्य त्रिभुवनाथ शुक्ल जी और इस मंच पर जुड़े आचार्य हरिशंकर मिश्र जी और आचार्य कृष्ण मुरारी मिश्र जी और तमाम भाई बंधु, सबको नमन। और विशेषकर अभी तक आचार्य जी से जिन्होंने जिज्ञासाएं संतुष्ट की है, संजय गोस्वामी जी, सुरुचि मिश्रा जी, प्रियम मिश्रा जी और शिव प्रसाद जी, तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन। तो पूरी आप सबकी जिज्ञासा बनी रही, क्योंकि आचार्य जी ने जो विशेषकर भाषा चिंतन की भारतीय परंपरा की दृष्टि से तो ये व्याख्यान माला शुरू की है, तो इसका महत्व हम भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से ही नहीं मानते। वास्तव में आज हम जिस भाषा प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं और वो केवल मशीन को चलाने वाली प्रौद्योगिकी नहीं है,
मशीन की चेतना बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी, जो हम जैसे अभी आचार्य जी ने कहा ग्रामर और व्याकरण दोनों एक नहीं है, जड़ चेतन का जो अंतर है, तो उसी दृष्टि से तो मशीनी चेतना के विकास में, तो क्योंकि हम लोग जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जब बात होती है तो उसको लेकर मैंने पिछले व्याख्यान में कहा था कि उसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे शब्द क्यों प्रयोग करें, तो वास्तव में क्यों नहीं कहते कि हम मशीनी बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि और मशीनी बुद्धि। और मनुष्य की बुद्धि में जो चेतनता है कि वो चेतनता यदि मशीन की बुद्धि में आ जाए तो उसी को वहां पे परिभाषा में कहा गया था कि मतलब जिसको आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिभाषा कहते हैं, तो मनुष्य जैसे मतलब सोचे और मनुष्य जैसे व्यवहार करें। तो मतलब मनुष्य जैसे व्यवहार करने की क्षमता मशीन को हम अपनी चेतना से दे पा रहे हैं। तो आचार्य जी ने विशेषकर आधुनिक भाषा विज्ञान से संबंधित जो बातें, जो भारतीय चिंतन परंपरा से जो बातें ग्रहण करके पश्चिम ने जिस हद तक विकसित किया है आधुनिक भाषा विज्ञान का, वो सीमित है और उसका विस्तार तभी संभव है जब भारतीय दृष्टि और भारतीय चिंतन और भारतीय सांस्कृतिक चेतना से ही हम उसको विस्तृत कर पाते हैं। तो इस प्रकार तो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान अभी तक देते हुए आपका सबका ज्ञानवर्धन किया है आचार्य जी ने, उसके लिए मैं श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूँ। विशेषकर तो आज का जो विषय है तो वैदिक साहित्य में शब्द ब्रह्म की अवधारणा को लेकर उन्होंने एक वाक्य में बहुत स्पष्ट कर दिया, तो वाक ब्रह्म और शब्द ब्रह्म एक नहीं है, मतलब अपना निष्कर्ष देते हुए दोनों अलग अलग है। तो इसको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में काफी विस्तार से तो आपने समझा दिया। तो इसके लिए हम सब आपके प्रति आंतरिक श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक हैं। और विशेषकर आपने जो हमें इस नव वर्ष में जो चेतना दी है कि ऐसे विषयों में, ऐसे चिंतन पर तो पाठ्य पुस्तकें आए और इनका अध्ययन और अनुसंधान इन पर लगातार हो, तो ये जरूरी है। और यही इस मंच के माध्यम से और यहाँ पे जो नई पीढ़ी के जो भी शोधार्थी जुड़े हैं, तो परंपरा से हम उन पाठ्य पुस्तकों को पढ़ा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जो पश्चिमी अवधारणाओं पर केंद्रित है। और पश्चिमी अवधारणाओं में जो कमी रह गई है और उसमें जो कुछ भारतीय दृष्टि को जोड़ने की जरूरत है, उस ओर आकर्षित करते हुए आपका ध्यान, तो आचार्य जी ने अभी तक हमारा जो ज्ञानवर्धन किया है, तो फिर मैं उसको दोहराने का कार्य ना करते हुए, मैं आचार्य जी ने जो दृष्टि हमें दी है तो उस दृष्टि के दिशा में हम आगे बढ़े। और विशेषकर भाषा प्रौद्योगिकी संबंधी हमारे इस पाठ्यक्रम में तो भाषा ही मूल बात है। तो भाषाएं केवल एक भाषा जो अंग्रेजी तो कंप्यूटर के परिवेश में ज्यादा विस्तृत मतलब विस्तार पा चुकी है, तो इसके अलावा जो भाषाएं हैं, तो मतलब हिंदी की भी स्थिति वही है, तड़पने की स्थिति। अब हिंदी की स्थिति ऐसे देखते हुए जब और भाषाओं की स्थिति हम देखना चाहेंगे, मतलब जो भारतीय वाणियां, तो हजारों वाणियों को हम जब कंप्यूटर की वाणियां बनाना चाहेंगे, तो इसकी जो चुनौती है कि हम दो चुनौतियों को लेकर यहाँ इस पाठ्यक्रम को मैंने शुरू किया था। एक चुनौती हम आचार्य जी से सीधा ग्रहण कर चुके हैं, वो कि हमारी भारतीय परंपरा की दृष्टि से जो पाठ्यपुस्तकें होनी चाहिए तो उसकी कमी रह गई है। दूसरी दृष्टि ये कि जो वैश्विक दृष्टि से जो कुछ विकास की बात हम कर रहे हैं, तो उस विकास का ज्ञान फिर भारतीय भाषाओं के माध्यम से जाए, तो इसकी जो कमी नितांत महसूस होती रही, तभी इस पाठ्यक्रम को मैंने हिंदी में देने का लक्ष्य रखा। यदि मेरे इस पाठ्यक्रम को मैं अंग्रेजी में करता तो इसमें हजारों की संख्या में विद्यार्थी होते। तो जबकि हिंदी में ये जो पिछड़ापन मैंने देखा, विशेषकर भारतीय विश्वविद्यालयों में जहाँ हिंदी विभाग कहा जाता है, हिंदी विभाग निश्चित रूप से तो कई दृष्टियों से उसको पीछे रखा जाता है। विशेषकर हम आज जिस शब्द को लेकर बात करते हैं
जिसको हम जो डिजिटल मानविकी कहते हैं, तो डिजिटल मानविकी का लक्ष्य ही ये है कि जो हमारी ज्ञान परंपरा है तो उसको सबसे पहले हम डिजिटल परिवेश में ले जाएं, तब जाकर ना कि मतलब जो परंपरा से हम देखते हैं उस जमाने में, तो आपको विशेषकर जर्मन और अन्य जो यूरोपीय देशों से विद्वान भारत आकर तो यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा और संस्कृति और संस्कृत को सीखकर जो कुछ हासिल करना चाहा, तो वो एक बात रही। तो उस पर आचार्य जी ने बात स्पष्ट की है कि पश्चिम ने जो कुछ आधुनिक विज्ञानों के रूप में जो विज्ञान हमारे सामने पेश किया है, तो उस जड़ तत्व को लेकर जहां तक वो ज्ञान सीमित है, हमारे यहाँ के ज्ञान तत्व में जिस प्रकार की चेतना है, तो उस चेतना की समझ फैलाने की दृष्टि से हमारी भारतीय पाठ्य पुस्तकों को, तो हमारी परंपरा के ज्ञान से हम समृद्ध करें। और उस दृष्टि से हमारे इस पाठ्यक्रम में जो विद्यार्थी जुड़ते हैं को वे जो पश्चिम की अवधारणा से जो भाषा की अवधारणा है वहां तक सीमित ना होकर कि भारतीय चेतना के साथ भारतीय भाषाओं के विस्तार और विकास और डिजिटल परिवेश में तो उनको ले जाने की चेतना अपने में जागृत करें। तो इस दृष्टि से ये जो अलग से हम व्याख्यान परंपरा आचार्य जी के माध्यम से कर रहे हैं, दो परंपराएं चल रही है, तो आज दोनों की दृष्टि से हम लोग एक तो पूर्णमासी के दिन करते हैं और इस साल का यह सबसे पहला पूर्णमासी है, और आज का जैसे पौष पौर्णिमा भी कहते हैं, और विशेषकर यहाँ पे हम लोग धनुर्मास कहते हैं तमिल राज्य में, तमिल प्रदेश में, और धनुर्मास में काफी महत्वपूर्ण है आज पौष की। और विशेषकर आज कई दृष्टियों से एक और नव वर्ष की भी हम मानते हैं, विशेषकर महायान की। तो आज हमें आचार्य जी ने जो चेतना दी है, तो ये चेतना हम वैसे सुनकर जस्ट हम ना रह जाएं, तो इस पर कार्य करें। तो इसी दृष्टि से मैं पुनः आचार्य जी के प्रति श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होते हुए और आप सबने जो कुछ इसमें जिज्ञासा जताई है, तो उन सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं आगे की कार्रवाई के लिए उमेश जी को सौंप रहा हूँ। और हाँ, इसमें अंत में मैं यही एक बात जोड़ना चाहता हूँ। ये दोनों आज शनिवार है, अंतिम शनिवार, हर महीने के अंतिम शनिवार पर आचार्य जी भारतीय शब्दों को लेकर जो बात कह रहे हैं और भारतीय भाषा चिंतन परंपरा पर पूर्णमासी के दिन जो कुछ व्याख्यान दे रहे हैं, तो इन व्याख्यानों की संख्या 15 के आसपास पहुंच चुके, 15 पार कर चुकी है। और इतने व्याख्यानों को लगातार आपको YouTube के माध्यम से सुलभ बनाने में अपना पूरा भरपूर समय उमेश जी दे रहे हैं। और हमने इस बार से ये किया है कि पिछली बार ही हमने तय किया था कि आचार्य जी के जितने सारे व्याख्यान हैं, तो उनकी सूची भी हमारे आमंत्रण पत्रों में रहे। हमारे आमंत्रण पत्रों की विशेषता ये है कि हम सूची देने के साथ साथ उसमें आपको लिंक भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि जिनकी जो जिज्ञासा है वे निश्चित रूप से देखें। और जो अलग अलग 3 रूपों में हमारे व्याख्यान सत्र चल रहे हैं, तो उन तीनों का भी एक साथ एक निमंत्रण पत्र में जोड़ने का भी मैंने आज निर्णय लिया है कि उसमें 50-57 कार्यशालाएं वहां हो चुकी है और आचार्य जी के भी 15 से ज्यादा व्याख्यान हो चुके हैं। उन सबको जोड़कर रखने से हमारे जितने सारे जिज्ञासु जुड़ रहे हैं, तो उनकी जितनी सारी जिज्ञासाएं और जितनी सारी उनकी चिंताएं हैं, तो उसमें उनको कुछ पाने का अवसर जरूर मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और बाकी कार्रवाई के लिए उमेश जी को सौंपते हुए पुनः आचार्य जी के प्रति मैं श्रद्धापूर्वक नतमस्तक। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार सर। लगातार आप दोनों का मार्गदर्शन
हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और लगातार आचार्य जी के माध्यम से हम लोग कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि बाबू सर ने कहा, आज नववर्ष का आज तीसरा दिन है और इस विशेष दिन के अवसर पर सर ने बहुत कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमें उपलब्ध कराई है, जो हमारे सुधीजन श्रोता थोड़ी सी विलंब से जुड़े हैं उन्हें कल तक यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाएगी। जैसा बाबू सर अपने वक्तव्य में सर ने कहा कि सर की ये जो व्याख्यान श्रृंखला है 25 जून 2025 को हमने आरंभ की थी। आज 8वीं श्रृंखला के अंतर्गत सर ने वैदिक साहित्य में शब्द ब्रह्म की अवधारणा पर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान रखी है। और इसके जो वो है जो सर के अभी तक व्याख्यान हुए हैं, मैं एक बार उसका जिक्र, हमारे शोधार्थी काफी जुड़े हैं, उनकी कई जिज्ञासाएं हैं, तो मैं उनकी जानकारी के लिए रख दूं कि आचार्य जी ने अभी तक पाणिनि और भाषा चिंतन की भारतीय परंपरा, उसके बाद पाणिनि और आधुनिक स्वर्ण विज्ञान, विश्व भाषा चिंतन और पाणिनि, भारतीय शिक्षा ग्रंथ और स्वर्ण विज्ञान, वाक तत्व की भारतीय परंपरा, वेदों में अक्षर तत्व, वेदों में शब्द तत्व, और आज जो श्रृंखला है वैदिक साहित्य में शब्द ब्रह्म की अवधारणा, इन सभी का वीडियो जो है हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। और सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान के माध्यम से हम सभी को ज्ञानवर्धित करने का सर ने भरपूर कोशिश की है, प्रयास किया है। तो एक बार पुनः सर के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले दिनों में जो हमारी 3 श्रृंखलाएं चल रही हैं उसको सम्मिलित रूप से समग्र करते हुए उसकी एक सूची बना के आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि आप लोग जिस विषय में शोध करना चाहते हैं या जिस विषय पर कुछ कार्य करना चाहते हैं समाज के सम्मुख, वो आपको आसानी से सुलभ हो चुके। तो अब मैं अपने इस आभासी पटल की हमारी जो मर्यादा है, जो संस्कृति है, वो मैं उसकी अनुपालना करते हुए मैं चाहूंगा आज के विशेष ज्ञानदान के लिए आचार्य जी को प्रमाण पत्र भेंट किया जाए इस आभासी पटल से। और आप सभी की करतल ध्वनि का मैं अनुरोध करता हूं कि आभासी पटल से ही आप अपने करतल ध्वनि से सर के प्रति अपना आभार प्रेषित करें। तो सबसे पहले मैं आचार्य जी को यह प्रमाण पत्र सस्नेह भेंट करता हूं आज के विशेष ज्ञानदान के लिए, और उम्मीद करता हूं कि सर का मार्गदर्शन इस पटल को यूं ही समृद्ध करती रहेगी नए वर्ष पर पूरे 2026 के दौरान। और हम तमाम भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय चिंतन परंपरा के अंतर्गत विभिन्न गूढ़ विषयों को हम सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, और उसके अंदर जो गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं उसको हम जान पाएंगे। बहुत बहुत आभार सर आपका। और आज पहली बार श्रीमती क्षिप्रा चौबीसा जो शोधार्थी हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय राजस्थान जो उदयपुर में है, उन्होंने बहुत ही कुशल संचालन किया है इस 8वीं अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला की। मैं उनको भी यह प्रमाण पत्र जो स्वयं पोर्टल शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और हिंदी विभाग पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई है, उसके द्वारा हम उनको भेंट करते हैं। बहुत बहुत आभार आप सबका। अब समय आ चुका है कि हमारे जो आभासी श्रोता जुड़े हुए हैं उन्हें भी प्रमाण मतलब इंतजार होगी कि उन्हें फीडबैक फॉर्म का लिंक कब उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वो भी फीडबैक फॉर्म भर के अपने प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सके। तो मैं आप लोगों को भी फीडबैक फॉर्म का लिंक उपलब्ध करा रहा हूं। और फीडबैक वीडियो फॉर्म ऑन करने के लिए एक बार कहेंगे हम। जी। और तब तक हमारे जो श्रोता हैं हार्दिक अभिनंदन। मैं क्षमा चाहता हूं, उनका नाम नहीं ले पाया था उस समय जब मैंने अपनी बात रखी। जी, तब तक मैं अनुरोध आप लोगों से कर रहा हूं कि आप लोग अपने वीडियो को ऑन कर लें ताकि हम आचार्य जी के साथ ग्रुप फोटोग्राफी कर सकें। और जो लोग फोटो ले वो उसको हमारे व्हाट्सएप के जो ग्रुप हैं उसमें आप उपलब्ध जरूर कराएं। स्नैपशॉट के माध्यम से आप ले सकते हैं। मैंने फीडबैक फॉर्म का लिंक चैट बॉक्स में उपलब्ध करा दिया है साथियों। आप सभी सहजता पूर्वक फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही संक्षिप्त लिंक है, उसके माध्यम से आप फीडबैक फॉर्म भरें। और जैसे ही फीडबैक फॉर्म आप प्रेषित करेंगे ऑनलाइन माध्यम से, वैसे ही आप सभी को प्रमाण पत्र मेल पर सहज रूप से प्राप्त हो जाएगा। आप सभी को पता है कि जो भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम है वह हिंदी माध्यम में स्वयं पोर्टल पर मूक पाठ्यक्रम के अंतर्गत इसको उपलब्ध कराया गया है। और उसी के अंतर्गत हम जैसा शुरुआत में कार्यशाला की व्याख्यान श्रृंखला की शुरुआत में ही हमने जिक्र की थी कि हम
भाषा प्रौद्योगिकी संबंधित जो बुधवारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं होती है, उसमें तमाम विषयों पर हम आभासी कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और उसकी 8वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला जो आगामी बुधवार 7 जनवरी को आयोजित की जाएगी, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक विद्वान के माध्यम से हम अपनी ज्ञान चेतना बढ़ाएंगे, जिसका विषय है भाषा प्रौद्योगिकी के लिए एआई, जेन एआई और बिहेवियर एआई। और इस पर नई दिल्ली जो सीडैक की संस्था है, वहां से डॉक्टर प्रियंका जैन मैम जो साइंटिस्ट एफ है, वैज्ञानिक एफ, वो हम सभी की ज्ञान चेतना को जगाएंगी अपनी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से। तो एक विशेष सूचना है, जो लोग इसमें रुचि रखते हैं, आप जरूर बुधवार को शाम 6 बजे इस लिंक के माध्यम से जरूर जुड़ें। तो मैं आचार्य जी का पुनः एक बार हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मैं चाहूंगा कि सर हम थोड़ा सा अपने पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करें और आपसे विदा लेना चाहेंगे सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सबको, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी फीडबैक फॉर्म भर पा रहे होंगे आसानी पूर्वक। कुछ लोगों की ये भी समस्याएं होंगी कि वो फीडबैक फॉर्म हाइपरलिंक के रूप में नहीं आ रहा होगा, तो वो डायरेक्ट क्लिक करने पे उनका फॉर्म ओपन नहीं हो रहा होगा। तो ये समस्या आपके सिक्योरिटी जो पैचेज होते हैं, जो गूगल की तरफ से अपडेट किए जाते हैं, उसकी वजह से होती है, हमारी तरफ से नहीं है। आप उसको टाइप करके भी या स्क्रीनशॉट लेके उसको कॉपी करके लिंक भी आप अपने फीडबैक को हमारे तक भेज सकते हैं। और हमारे कई प्रकार के जो ग्रुप बनाए हैं, राज मिश्रा जी बोल रहे हैं इस व्याख्यान श्रृंखला का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो कृपया जोड़ने की कृपा करें। राज मिश्रा जी, जैसे ही फीडबैक फॉर्म आप भरेंगे वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप आसानी से जुड़ सकते हैं। साथ ही जो हमारे भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम के वर्ष जनवरी 2026 के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है, उसका भी लिंक दिया गया है। आप आसानी से, अगर पाठ्यक्रम से नहीं जुड़े हैं, बहुत ही सहज और सरल प्रक्रिया है। आप लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अगर स्वयं पोर्टल पर आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया है तो आप आसानी से पाठ्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अन्यथा आप एक बार अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लें स्वयं पर, क्योंकि स्वयं पे बहुत सारे अच्छे पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। और यह भी जो पाठ्यक्रम है भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय है, जिसे हिंदी भाषा में डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर ने इसको विकसित किया है, यह भी मूल रूप से हिंदी में है, जिसमें आप भाषाई और तकनीकी कौशल आप अपनी भाषा में सीख सकते हैं। और जब आप अपनी भाषा में जब आप सीखेंगे तो कल अपनी भाषाओं के लिए कुछ कर सकते हैं, या आपके अंदर चेतना आएगी या आपके अंदर कुशलता आएगी। तो आप सभी से आग्रह है कि जरूर इस पाठ्यक्रम से जुड़े, हमारे जितने सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उससे जुड़े। सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ने का ये कतई हमारा आग्रह नहीं है कि हम किसी प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं। हाँ, बस हमारा बाबू सर के निर्देशन में हम लोगों का ये प्रयास है कि जो भी कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं उसकी सूचना आप लोगों तक सहज रूप से पहुंचे। क्योंकि कई बार होता है कि एक सप्ताह में 2 कार्यक्रम होते हैं, अन्यथा एक कार्यक्रम एक सप्ताह में तो अवश्य हम लोग आभासी मंच से आयोजित करते हैं, जो पूर्णतः निःशुल्क जो आयोजित किया जाता है। तो एक बार आप लोग पाठ्यक्रम से जुड़ जाएं। और इसके बाद भी अगर किसी की जिज्ञासा है, जो काफी हमारे श्रोता जुड़े हैं, अगर पाठ्यक्रम से संबंधित, जैसे ही पाठ्यक्रम की शुरुआत 13 जनवरी को हो जाएगी, तो आप लोग जब लॉगिन करेंगे, जो हमारे आभासी लोग जुड़े हुए हैं, जब आप लोग स्वयं पोर्टल पर लॉगिन करेंगे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के, और पाठ्यक्रम में जाएंगे कोर्स वर्क में, तो वहां पर एक पाठ का अपडेट आप लोगों को प्राप्त होगा। 15 सप्ताह का है पाठ्यक्रम। नई शिक्षा नीति के तहत 5 क्रेडिट स्कोर आप सभी को प्राप्त होंगे इसको पास करने पर, और इसकी परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अर्थात एनटीए द्वारा ली जाती है। जी, वहीं आपकी जिज्ञासा है कि सर लिंक ओपन नहीं हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि लिंक अगर ओपन नहीं हो रहा है तो आप उसको कॉपी कर लें स्क्रीनशॉट लेके, अन्यथा आप जिस भी ब्राउजर का यूज कर रही हैं, आप उस पर वो टाइप कर लें। केवल 4-5 केवल अंक है, उसके शब्द हैं, 4-5 डिजिट्स हैं, आप उसको टाइप कर लें। टाइप करके आप आसानी से आप भर सकती हैं। बाबू सर का मैं आभार व्यक्त करता हूं, सर ने जो हमारे सोशल मीडिया ग्रुप के लिंक है उसको उपलब्ध करा दिए हैं। मैं इसलिए नहीं उपलब्ध कराता रहा था क्योंकि जो लोग मोबाइल से जुड़े होंगे उनमें यह लिंक हाइपर लिंक के रूप में नहीं प्राप्त होगा, तो उन्हें जुड़ने में सुविधा होगी। एक बार जब आप फीडबैक फॉर्म भरेंगे तो उसमें हमारे सभी ग्रुप्स के लिंक हैं, आप उसके माध्यम से आसानी से जुड़ सकते हैं और फीडबैक फॉर्म भी आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। तो एक बार आप सभी से आग्रह है कि आप लोग जरूर इस पाठ्यक्रम से जुड़ें। जितने शोधार्थी विशेष रूप से जो जुड़े हैं,
क्योंकि उसमें जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जो भारतीय चिंतन परंपरा है, इससे संबंधित कई विषय हैं जो आप सहजतापूर्वक उसको पढ़ सकते हैं, उसके वीडियो के माध्यम से उसको सीख सकते हैं। तो आप लोग जरूर जुड़ें, क्योंकि यह निःशुल्क पाठ्यक्रम है। कहीं ना कहीं आपकी ज्ञान चेतना, सोचने की जो क्षमता है, उसका विकास इसके माध्यम से होगी। बाबू सर, इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे सर आप, अगर कुछ संदेश है पाठ्यक्रम से संबंधित है? कोई रजिस्ट्रेशन में उनको दिक्कत आ रही है तो हम लोग उनको बता देंगे। कई लोग शुरुआत में ही अटक जाते हैं, आपको एक गोपाल जी का तो अनुभव है, तो उस दृष्टि से हमें लाइव बताना जरूरी है जिनको भी चाहिए। जी, अगर किसी श्रोता को पंजीकरण करने में कोई समस्या आ रही है तो आप बताएं, हम लोग आपको लाइव आपको बताएंगे, सिखाएंगे कि आप कैसे सीख सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं। सर उसके बारे में एक प्रश्न था मेरा। हाँ बताएं सचिन जी। विकास जी। सर थोड़ा जो अपन, मैंने तो खुद का रजिस्ट्रेशन करवा दिया आपने भाषा प्रौद्योगिकी के लिए, लेकिन हमारे कॉलेज के कुछ छात्र विद्यार्थी है, वो रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमारे कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है वहाँ पे। तो कौन सा भी कॉलेज अपन सेलेक्ट करो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? सचिन जी सुनिए, हाँ। ये इसलिए हो रहा है कि स्वयं का डेटाबेस संपूर्ण नहीं है। तो क्योंकि 50,000 हाँ से सर, हाँ ज्यादा कॉलेज, 1500 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के सभी नाम उसमें नहीं है। जो नहीं है तो हाँ वहां सर, पे क्या हाँ कीजिए, सूची में अंत में चले जाइए, वहां पे अदर का ऑप्शन होता है। तो अदर का, सूची के हाँ अंत में जाने से अदर का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से एक विंडो खुलता है, मतलब फिर से एक कॉलम खुलता है जिसमें भर सकते हैं कॉलेज का नाम। ऐसे अच्छा सर, किसी और कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहिए, तो आपका अच्छा सर, अपने कॉलेज का नाम भर सकते हैं विद्यार्थी। करना क्या चाहिए, सूची में जहां जो भी नाम चयन करना है वो नाम नहीं है, तो सबसे अंत में अदर का ऑप्शन है, देखिए अदर्स, अच्छा तो अच्छा सर, उसका अच्छा चयन करें। तो फिर उनके सामने एक और कॉलम खुलता है जिसमें कॉलेज का नाम भर सकते हैं। जहां कहीं भी ऐसा होता है, हाँ, जिस सवाल के लिए भी आपके पास चयन करने का विकल्प नहीं आ रहा है, तो निश्चित हाँ रूप से अंत में अदर्स का ऑप्शन होता है, उसका चयन करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत चलेगा सर, मैं देख इंपॉर्टेंट लेता हूँ सवाल सर। है ये। हाँ सर, हाँ सर, आप ठीक है जरूर सर। सोमवार को विद्यार्थियों हमारे को हमारे कॉलेज के छात्रों को क्लास में जाके या आपने जैसा बोले वैसा हम पीपीटी पे बता देंगे सर। हाँ, अभी चाहे तो आप बता दीजिए आपके कॉलेज के बच्चों को, एक अलग सेशन में हम लोग चाहते 10-15 मिनट में पूरा बता देंगे कि कैसे करना है। सर तो आप जब आपके लिए ऑनलाइन अनुकूल के हो, माध्यम से रखेंगे सर, सोमवार हम कर मंगलवार के सकते दिन हैं 10। आपको। अच्छा सर, हाँ, मैं किसी आपको भी व्हाट्सएप दिन पे आप जब मैसेज कर बताएं, देता सर। हाँ हो सर, कर दीजिए जरूर, हम लोग चाहे तो लाइव में आके आपको बता देंगे कैसे हो भरना सर, है। ठीक है, हो सर, हो तो सर, सर आप धन्यवाद कहाँ सर। से हैं सर? मैं नांदेड़ सचिन जी महाराष्ट्र। कहाँ से आप? नांदेड़ महाराष्ट्र। नांदेड़ महाराष्ट्र से। कौन सा कॉलेज हाँ है सर, आपका? हमारा श्री सुमन माधव महिला महाविद्यालय। अच्छा अच्छा अच्छा, जरूर हो सर, विद्यार्थियों को बताइए ये जो मैंने बताया, हो और सर, फिर हो वहाँ बता अदर देंगे। ऑप्शन को लेने से आराम से भर सकते हैं वे। तो इस प्रकार अच्छा की अच्छा समस्या कई विद्यार्थी झेल रहे हैं। अभी अच्छा उमेश जी आपके सामने वो फॉर्म खोल के दिखा रहे हैं, हाँ सर, राइट? देख रहा वहाँ हूँ। पे जी, एक देखिए बार आप देख लें। आप जैसे हो ही सर, आप देखिए, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपका प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन में अगर आप स्टूडेंट डालते हैं तो हाँ स्टूडेंट जैसे ही डालेंगे आपको ये आएगी कि आप, जी, आपका कॉलेज और किस प्रदेश में है। हाँ आप प्रदेश का, सबसे पहले आप प्रदेश का चुनाव करें। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैंने उत्तर प्रदेश डाल दिया। हाँ अब सर, उत्तर हाँ, प्रदेश उदाहरण में, क्यों उमेश जी, उदाहरण क्यों? अभी ये तो महाराष्ट्र है, लाइव महाराष्ट्र ही उदाहरण हो डाल दो जाएगी, सर। दिखा दीजिए। हो जी सर, महाराष्ट्र ही डाल दीजिए, इनका कॉलेज का ही ट्राई कीजिए, सही हो जाए। जी जी, हाँ, तो मैं महाराष्ट्र का मैंने डाल दिया। अब हाँ सर, महाराष्ट्र अब नाम में, ट्राई कीजिए वहां पे कॉलेज। जी, हाँ, आप कॉलेज का सर नाम आप बताएं बताएं, एक बार। श्री सुमन महिला सुमन विद्यालय। सुमन माधव। सुमन माधव, श्री सुमन माधव डालिए उमेश जी, श्री सुमन माधव, श्री सुमन माधव। नहीं नहीं सर, खाली सुमन माधव डालिए। अच्छा, सुमन माधव, श्री काट अच्छा, दीजिए।
जी हाँ, जी जी। ये हैंग होता सर ये इसमें, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा हैंग हो रहा है वो अपलोड हो होने सर, में। हो सर। जी जी जी। हाँ, तो वो अब ऑलरेडी बता दिया ना, वो नहीं है, तो इसलिए एक बार अंत में चले जाइए आप हाँ हाँ, मैं स्क्रॉल दिखा रहा करते हूँ सर, हुए। ये काम नहीं कर रहा है अभी पोर्टल, थोड़ा थोड़ा सा हाँ, स्लो नहीं चल नहीं, रहा है ये थोड़ा होता सर, स्लो ही होता है हर बार। जी। हाँ हाँ, अभी पोर्टल काम नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से अगर कॉलेज का नाम नहीं आता है हाँ तो जी, क्या करना है आपको, थोड़ा सा पोर्टल स्लो चल रहा है। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा सर। जैसे वहां पे आपने देखा, वहां स्क्रॉल करने की सुविधा है अंत में, है, तो हाँ उसको हाँ। स्क्रॉल कर लें और नीचे आ जाए, तो फिर वहां भर सकते हैं। अच्छा। जी, पोर्टल थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। हो सर, अन्यथा आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके कॉलेज का नाम नहीं आता है, सबसे नीचे अदर का ऑप्शन है, अदर में डालें और उसके बाद आप विश्वविद्यालय जब सर्च करेंगे तो देखिए बार बार इसका पॉपअप मैसेज आ रहा है, हाँ नेशनल हो प्रोग्राम सर। ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, कुछ हम्म, इसका चल रहा है। तो उसके बाद आपको विश्वविद्यालय का नाम आपको पक्का मिल जाएगा। आप अच्छा विश्वविद्यालय पे क्लिक करें और उसके बाद फिर इसमें कॉलेज का रोल नंबर डालें, आप क्या कर रहे हो उसका दे, विभाग कौन सा है और स्टडी ईयर कौन सा है। इतना करने के बाद ये दोनों ब्लॉक पर क्लिक करें, ओके हाँ सर, ओके, हाँ और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे पे देखिए हो ये पोर्टल स्लो चल रहा है, इसलिए बार बार मैसेज आ रहा है यहाँ पर। हो सर, नहीं नहीं, मैं अभी कर लेता सर, देख लेता, मैं भी अभी कंप्यूटर पे जाके जी, देख लेता सर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके इस सर, तरह की धन्यवाद सर। समस्या हमारे अन्य लोगों को अगर आ रही है पंजीकरण में, तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। प्रणाम हो सर। सर, सर मुझे भी कुछ कहना था सर। ये जो अभी 13 जनवरी से कक्षा चलेगी, इसका सर हम लोगों जी। को अलग से कोई व्हाट्सएप ग्रुप है कि जो अभी चल रहा है इसमें ही आएगा लिंक? नहीं, कक्षाएं देखिए, ये जो स्वयं की कक्षाएं होती है, ऐसा नहीं है कि उसका लाइव कोई टाइमिंग है, किसी समय पे ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं चलेंगी। स्वयं पे जो भी कोर्सेज हैं, जी स्वयं का सर। मतलब ये है स्वयं पढ़ें स्वयं बढ़ें। तो जी जी। उस पे जो जब पाठ्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी 13 तारीख को, आप जैसे ही लॉगिन करेंगी, लॉगिन करने के बाद एक एक सप्ताह का पाठ्यक्रम आपको वहां पे प्राप्त होता जाएगा। आप जाएंगे पाठ्यक्रम में आपको टेस्ट पूरी पाठ्य सामग्री वहां पे मिल जाएंगी, पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके प्रत्येक पाठ के आपको यूट्यूब मतलब वहां पे वीडियो उपलब्ध है, वीडियो के माध्यम से आप उसको सुन सकते हैं। और उसमें अभ्यास मूलक कई प्रश्न दिए रहते हैं जो एमसीक्यू टाइप होते हैं प्रत्येक पाठ के। जी तो सर। आप पाठ पढ़ने के बाद उनका अभ्यास भी कर सकती हैं, और उसके बाद प्रत्येक सप्ताह के अंत में एक असाइनमेंट होगा जो ऑनलाइन माध्यम से प्रत्येक पाठ का मतलब वीक का असाइनमेंट होगा। असाइनमेंट आपको सबमिट करना है और उसमें असाइनमेंट में 10 एमसीक्यू टाइप के प्रश्न रहेंगे, आपको वहीं जी पे जी। पढ़ना है, वहीं पे सबमिट कर देना है। इसी प्रकार से पूरे 15 पाठ का अध्ययन, 15 सप्ताह का आपको अध्ययन करना है। अध्ययन करने के बाद आप फाइनली जब आप 15 सप्ताह का असाइनमेंट सबमिट कर देंगी और उसके जब परीक्षा आपको एनटीए द्वारा ली जाएगी, तो उसमें 70% जो मार्क रहेगा वो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे एमसीक्यू टाइप के। आप लोगों की बेहतरीन तैयारी हो सके, इसके लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप भी हम लोगों ने बनाया है, जो पिछले 3 सत्रों से हम लोग लगातार उसको चला रहे हैं। और इसपे हम लोग क्विज प्रतियोगिता टाइप का हम लोग आयोजित करते हैं ताकि बेहतरीन तैयारी हो सके, और उसमें हम सभी आपसी सहयोग से उसको आयोजित करते हैं। तो ठीक है सर, 50 धन्यवाद। प्रश्न उस समय पूछा जाएगा और उसकी जो टाइमिंग रहेगी एनटीए की, उसके माध्यम से आप परीक्षा दे पाएंगे। और उसके बाद 30 नंबर बचता है 100 में से, वो आपका इंटरनल जो असाइनमेंट आप सबमिट करती हैं, उसमें बेस्ट 5 को चॉइस करते हुए उसको मशीन ऑटोमेटिक, या चूंकि मशीनी माध्यम से सब कुछ होता है, तो मशीन ऑटोमेटिक आपके बेस्ट 5 के माध्यम से आपका मैक्सिमम मार्क्स वहां पर दे देता है। 30 में से 28, 29, जो भी आप जितना अच्छा किए हैं। ठीक है सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अगर आप फीडबैक फॉर्म, अभी आपकी समस्या थी कि सर फीडबैक हो फॉर्म गया खुल सर। नहीं रही है। हाँ सर, स्क्रीनशॉट लेकर के अभी हमने उस पे क्रोम पे जाके कर लिया है। जी, तो आप और देखी सर होंगी अभी कि वहां पे कई हमारे सोशल मीडिया जितने हैं ग्रुप्स हैं, उसका लिंक दिया हुआ है। जी जी सर। अगर आप उससे नहीं जुड़ी हैं तो आपको मेल पर प्रमाण पत्र आया होगा, वहां पर भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिंक उपलब्ध हो जाएगा, आप लिंक के माध्यम से जुड़ सकती हैं। ठीक है सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी की कोई समस्या है पंजीकरण से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित, या हमारे जो आभासी आयोजन किए जा रहे हैं उससे संबंधित, या एक नमस्कार ऐसा सर। पता। सर जी
सर ये जो स्वयं का सर एक क्षमा चाहूंगी है जो ये लिंक है सर मैं इसको और जगह से मतलब प्रेषित कर बिल्कुल सकती हूँ ना बिल्कुल। जिससे और इसमें देखिए, ये ज्ञान अनुष्ठान है जो हम सभी आत्मीय सहयोग से चला रहे हैं। इसमें किसी को किसी प्रकार का धन न तो ले रहे हैं न तो दे रहे हैं। आचार्य जी ने जो आज इतना महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया है, इसके लिए हम आचार्य जी को कोई मानदेय नहीं दे रहे हैं। भले मंत्रालय या एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के माध्यम से हम लोग चला रहे हैं, लेकिन यह ज्ञान का अनुष्ठान है जो आत्मीय सहयोग से हम लोग चला रहे हैं। इसमें केवल हम प्रमाण पत्र हम देते हैं, चाहे जो हमारे मुख्य वक्ता रहते हैं, जो विद्वान रहते हैं, उन्हें प्रमाण पत्र से सम्मानित करते हैं। और इसमें इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए आप सभी की सहयोग की अपेक्षा है हमें, कि आप सभी अपने आत्मीय जो लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, परिवार के सदस्य हैं, या आपके जो साथी हैं जो अध्ययन कर रहे हैं, आप उन तक लिंक के माध्यम से पहुंचाइए। अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो आप समस्या से अवगत कराएं। हम लोग लगातार आप लोगों का सहयोग करने के लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं, कि किसी को किसी प्रकार की तकनीकी समस्या न आए, न तो पंजीकरण करने में आए, न पाठ्यक्रम को पढ़ने में आए, न आगे चल के किसी प्रकार का जो हम लोग आयोजन करते हैं उससे संबंधित कोई समस्या है। सर आज का व्याख्यान सर हमारे साथ में 10 लोगों ने सुना है, अभी उन लोगों ने पंजीकरण नहीं किया है, तो फिर मैं उन लोगों को भी दे देती हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप दे दें। ठीक है हाँ। सर, धन्यवाद सर, बहुत आप बहुत ग्रुप धन्यवाद। में मेरा नंबर है, डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर का नंबर है, आप ले सकती हैं। कभी भी इस तरह की कोई समस्या है आप फोन कर सकती हैं। हम लोग इस संबंध में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को, चूंकि यह पाठ्यक्रम का कोई एज निर्धारित नहीं है, कोई आयु वर्ग निर्धारित नहीं किया है। +2 के बाद कोई भी इस पाठ्यक्रम को सहज रूप से इससे जुड़कर कर सकता है। आप कहीं शिक्षक हैं, आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, किसी मंत्रालय में कार्यरत हैं, किसी संस्थान में कार्यरत हैं, फिर भी आप कर सकते हैं। क्योंकि आपको इसका अध्ययन अपने खुद के समय में करना है। आप जब भी फुर्सत पाते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, आप खुद इसको स्वयं पोर्टल को खोलें, आप पाठ सामग्री को डाउनलोड करें। उसके बाद जैसे भी मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, जैसे भी आपको उचित हो आप उससे पढ़ सकते हैं। और चूंकि मूक पाठ्यक्रम जो होते हैं उसके 4 स्टेप्स बताए गए हैं, उसमें जो चर्चा परिचर्चा जो आज हम अभी कर रहे हैं आभासी पटल से, उसकी बहुत ही अहमत होती है। तो उसी के अंतर्गत हम तमाम तरह के ये आभासी आयोजित करते हैं, ताकि इसके साथ साथ आप लोगों की जो जिज्ञासाएं रहें उसके लिए हम लोग विशेष समय निर्धारित करते हैं। जी, मुझे लग रहा है कि जी जी सर नमस्कार मेरा मैम, एक बताएं। प्रश्न। हाँ नमस्कार सर, मैं शासकीय महाविद्यालय नरसिंहगढ़ से बोल रही हूँ। सर मैंने आपसे चर्चा की थी कि मेरे छात्रों का रजिस्ट्रेशन बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मैं स्वयं पोर्टल से अपने मोबाइल से उनका रजिस्ट्रेशन किस तरह से करूँ, आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। मैम आप कर सकती हैं। हाँ, आपसे बात हुई थी हाँ मेरी जी जी संभवतः, तो आप अपने से भी कर सकती हैं। स्वयं का ऐप भी आता है मोबाइल में, एंड्रॉयड फोन में उसका एप्लीकेशन भी है, आप उसको डाउनलोड करके आप कर सकती हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप पहले जी खुद न करें, बच्चों को एक कक्षा में बैठाएं अगर आपके विद्यार्थी हैं, हम्म, और वहां पे अगर इस तरह की संभावना है कि ऑनलाइन माध्यम से हम जुड़ सकते हैं तो आप मुझे बताएं। हम एक दिन लाइव उनको मोबाइल फोन वो लोग स्टार्ट करेंगे और मैं लाइव स्क्रीन पर उनको दिखाऊंगा, एक एक करके दिखाऊंगा कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। क्योंकि हमें अगर आप करके दे देंगी तो उनकी तकनीकी चेतना कैसे विकसित होगी। सर कल के दिन हमारे में यहाँ बार बार नेट का इश्यू बहुत रहता है सर, तो मुझे एक नया मोबाइल फोन अभी लेना पड़ा, नेट की अच्छा, इश्यू बहुत ज्यादा रहती है। नहीं, अगर इस तरह की समस्या है तो आप कर सकती हैं, आप आसानी से कर सकती हैं। लेकिन प्रयास करें, अगर संभव है जहाँ पे नेटवर्क अच्छा है, तो जी बहुत स्ट्रांग नेटवर्क की भी जरूरत नहीं है। नॉर्मल अगर नेटवर्क थोड़ा सा है, अच्छा है, तो आप उससे वो उनको करवा सकती हैं। अगर कंबाइंड बच्चे हैं, 20-25 बच्चे बैठे हैं, इस तरह की समस्या आ रही है उनको, तो आप लाइव मुझे जोड़ दे, मैं उनको ऑनलाइन माध्यम से मैं बता दूंगा कि किसी को कोई समस्या ना आए। जब हम लोग खुद करेंगे तभी तकनीकी चेतना का विकास होगा हमारे। जी जी हम सर दूसरे के बिल्कुल सही भरोसे, कह रहे दूसरे हैं। के कंधे पे रखकर विकास नहीं कर सकते हैं अपना। हाँ ये ठीक है सर, मेरे बच्चे जैसे ही स्टूडेंट आते हैं, मैं सर मैं आपसे एक बार पुनः है ना बिल्कुल बिल्कुल फोन पे बिल्कुल। संपर्क करूंगा और आप उन्हें बता दीजिएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी जी धन्यवाद सर। जी फिर धन्यवाद। भी चाहे तो उमेश जी थोड़ा सा ऐप का जस्ट एक बार बता दीजिए मैडम को। जस्ट मैम आप जैसे आप स्वयं ही डाल दीजिए ऐप्स के सर्च में, स्वयं जी मिल जाता है। ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, या आपके ब्राउजर में जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, क्रोम या कोई भी, उसमें भी आप स्वयं डाल के फिर उसमें जाके उसके माध्यम से। हाँ, बच्चों के लिए करना है तो फिर उनके ही ईमेल और उनका पासवर्ड उनको याद रखना है, तो क्योंकि जी फिर आपने कर दिया वो याद नहीं रखे तो फिर उसमें दिक्कत आ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल।
इस बात का विशेष बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे, उनको निर्देश दें कि जब भी वो प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो यूजर आईडी और पासवर्ड उसको कहीं नोट करके रखें। उनको बार बार, चूंकि अध्ययन करते समय जब स्वाध्याय करेंगे तो उन्हें बार बार लॉगिन करने की जरूरत पड़ेगी अगर ब्राउजर के माध्यम से कर रहे हैं। जी सर। जी। और अगर जो बाबू सर ने जो बताया है कि आप मान लीजिए आप एप्लीकेशन का यूज नहीं कर रही हैं, आप सीधे गूगल या दूसरे ब्राउजर्स जो भी यूज कर रहे हैं आप उस पे जाएं। स्वयं को अपग्रेड कर दिया गया है। पिछले 1-2 साल पहले जब हम इससे जुड़े थे तो उस समय स्वयं हुआ करती थी, अभी इसको स्वयं 2 के रूप में इसको अपग्रेड कर दिया है। स्वयं आप डालेंगे, ऑटोमेटिक वो अपग्रेडेड वर्जन आपके सामने खुल के होम पेज पे आएगा, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद जो पाठ्यक्रम है कोर्सेज में केवल परिचय लिख दें। जी, क्योंकि भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय ये पाठ्यक्रम का पूरा नाम है। आप रोमन लिपि में भी लिखेंगी, परिचय जैसे ही लिखेंगी तो वहां पे खुल के आ जाएगा भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय। जी, और उस पर क्लिक करें। उसके बाद अगर प्रोफाइल क्रिएट है तो सीधे जुड़ सकते हैं, अगर प्रोफाइल नहीं क्रिएट है तो आपको सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए बोलेगा, जो हमने अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई थी। जी। धन्यवाद सर। और किसी साथी का की कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है? जी, मुझे लग रहा है कि किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है। चलिए तो सर आपकी अनुमति है तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं इसको। जी। एक बार पुनः आप सभी की आत्मीयता, आप सभी के सक्रिय सहयोग, जिन्होंने प्रश्न पूछा, आज इस अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला को जीवंतता प्रदान की है, आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करते हुए आज के इस अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर बुधवार को जो विषय हमने बताया है एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर बहुत कम लोग सुने हैं। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से अगर मैं देखूं तो 1.5 साल से मैं इसके पीछे लगा हूं, लेकिन कई बिंदु इसमें हैं जो मैं खुद नहीं जानता। तो एक अच्छा विषय रहेगा, आप लोग सीख सकते हैं। और चूंकि पूरे